यू आर वेरी वेलकम टू ऑल ऑफ यू आर यूट्यूब चैनल सिविल विथ आकाश। मेरा नाम है अभिषेक बौरे। जैसा कि आपको पता है कि यूपीएससी एक्स्ट्रा एज की सीरीज में मैंने आपके साथ इंडियन ज्योग्राफी को स्टार्ट किया था, जिसका मेन उद्देश्य था कि आपके यूपीएससी प्रिलिमिनरी एग्जाम या फिर कोई भी आपका एग्जाम है जिसमें ज्योग्राफी आ रही है, स्टेट पीसीएस हो या फिर चाहे वो यूपीएससी हो, आप प्रिलिमिनरी एग्जाम आने से पहले इसको थॉरली मैनर में रिवाइज कर पाएं। इसके लिए हमने सिक्वेंशियल फॉर्म में पूरी ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी को कंप्लीट किया, जितने भी मेजर टॉपिक थे जिनसे क्वेश्चंस जनरली फॉर्म होते हैं। आफ्टर ऑल इसके बाद अब याद रखिएगा, लास्ट जो चैप्टर है यह है इंडियन मानसून, और इंडियन मानसून का जो वीडियो नंबर 1 था, इसमें मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन मानसून, कि भाई इसका नेचर कैसा है। यदि आप देखोगे तो सबसे पहले मैंने इसका इंट्रोडक्शन आपके साथ कंप्लीट किया कि भाई मानसून का मतलब क्या होता है, इसका नेचर कैसा है, जो रूल ऑफ विंड्स हैं ये कैसे हैं। रूल ऑफ विंड में मैंने आपको कुल मिलाकर 5 से 6 जो रूल हैं ये बताए थे। सबसे पहले यदि विंड्स ब्लो की हम बात करते हैं तो ये एवरी टाइम हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर ब्लो करती हैं, पहला नियम था। सेकेंड था कि यदि टेम्परेचर किसी एरिया में जाता है तो वहां पर प्रेशर आपको ऑलवेज कम ही देखने के लिए मिलेगा, दैट मीन्स टेम्परेचर इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/p। साथ ही साथ थर्ड था कि यदि कहीं पर टेम्परेचर ज़्यादा है तो वहाँ पर जो विंड्स हैं इनका नेचर होगा कि ये वार्म विंड होंगी, और वार्म विंड होती हैं बेसिकली लाइटर, और लाइटर विंड एब्सोल्युटली ये कहाँ पर मूव करेंगी, अपवर्ड मूव। फिर यदि मान लीजिए कहीं पर टेम्परेचर लो है तो उस एरिया में मिलने वाली जो विंड होंगी इनको कोल्ड विंड नाम दिया जाएगा। यहाँ पर जो विंड है ये डेंसर होंगी और ये डाउनवर्ड मूव करेंगी, मतलब कि ऊपर से नीचे की ओर इनका मूवमेंट आपको देखने के लिए मिलेगा। सेकेंड बात इसमें आती है, अच्छा फोर्थ लॉ इसमें आता है कोरियोलिस फोर्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोरियोलिस फोर्स? तो कोरियोलिस फोर्स का इफेक्ट ये होता है कि नदर्न हेमिस्फीयर में विंड्स अपने डायरेक्शन के राइट हैंड साइड एंड सदर्न हेमिस्फीयर में आप देखोगे कि ये लेफ्ट हैंड साइड टर्न हो जाती हैं। द नेक्स्ट थ्योरी इज, इसमें हमने देखा था, नेक्स्ट रूल इज, इसमें हमने आईटीसी जेट के बारे में डिस्कस किया था। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आईटीसी जेट? तो इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। इसमें होता क्या है कि जहां पर भी सन रेज वर्टिकल होती हैं वहां पर टेम्परेचर हाई होता है, और ड्यू टू टेम्परेचर हाई वहां का प्रेशर लो होता है, और यहाँ पर वेपराइजेशन की जो प्रोसेस है ये होती है। वेपराइजेशन की प्रोसेस के कारण विंड्स नीचे से ऊपर जाती हैं, इनमें कंडेंसेशन होता है, क्लाउड फॉर्मेशन होता है, और आफ्टर सम टाइम यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा रेनफॉल। दैट मीन्स कि यहाँ याद रखो ये इतने नियम थे। सबसे पहले हाई प्रेशर लो प्रेशर, टेम्परेचर इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/p। टेम्परेचर यहाँ पर भी हाई होगा, वहां पर जो विंड्स का मूवमेंट है ये अपवर्ड होगा। साथ में यदि मान लीजिए लो है तो वहां पर विंड्स का जो मूवमेंट होगा ये डाउनवर्ड होगा, बिकॉज ये विंड्स डेंसर होंगी। कोरियोलिस फोर्स में क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मैंने आपको बताया था। एक और बात है कि यदि आप समर सीजन में देखोगे तो नॉर्थ इंडिया में लो प्रेशर जोन क्रिएट होता है, और यहाँ पर जो विंड होती हैं ये ओशन से कहां पर चलती हैं, लैंड एरिया की ओर। बट यदि हम विंटर सीजन की बात करें तो नॉर्थ इंडिया में हाई प्रेशर जोन फॉर्म होता है, इसके कारण विंड्स लैंड एरिया से ओशन की ओर अग्रसर होती हैं। ये बात हुई थी हमारी। आफ्टर ऑल अच्छा एक और बात है कि ये 3 कंपोनेंट्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं किसी भी विंड के डायरेक्शन को, दैट इज, एक है प्रेशर, एक आता है प्रेशर ग्रेडियंट, और एक आता है लो प्रेशर एरिया। ठीक है, इसी के कारण जो विंड्स हैं ये एक्चुअली में अपने प्रवाह की दिशा के राइट हैंड और लेफ्ट हैंड साइड मूव करती हैं। आफ्टर ऑल आईटीसी जेट के बारे में डिस्कस हुआ था, और साथ में समर मानसून और विंटर मानसून में क्या क्या डिफरेंस है ये मैंने आपको बताया था। और साथ ही साथ यदि आप देखेंगे तो अर्थ एंड सन की जो स्थिति है, सापेक्ष स्थिति, इसके बारे में डिस्कशन हुआ था कि 21 ऑफ मार्च को जो हमारी सन की वर्टिकल रेज हैं ये कहां पर होती हैं, 21 ऑफ जून को ये कहां पर होती हैं, 23 ऑफ सितंबर को कहां पर होती हैं, और किस प्रकार का सॉलिस्टिक इक्विनॉक्स की जो कंडीशन है ये फॉर्म होती है, 23 ऑफ दिसंबर को ये कहां पर होती हैं। साथ में हमने ये भी डिस्कस किया था कि क्या ये डेट्स फिक्स हैं, और साथ में हमने ये भी डिस्कस किया था कि वाई ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को ही हमने या फिर 23.5 डिग्री नदर्न लैटिट्यूड एंड सदर्न लैटिट्यूड को ही हमने क्रमशः ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न माना है। हमने दूसरी जो लैटिट्यूड लाइंस हैं उनको क्यों नहीं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न माना। बहुत सारे डायमेंशन के बारे में हमने बहुत कम समय में डिस्कस किया था। आओ अब विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम स्टार्ट करते हैं
आज का जो ये वाला सेशन है, ये मतलब कि इंडियन मॉनसून का लेक्चर नंबर 2 है। बिल्कुल ध्यान से मेरी बात सुनिएगा कि यदि इंडियन मॉनसून के लेक्चर नंबर 2 में मैं आपसे बात करता हूं कि भाई ये वाला जो रीजन है दैट इज कॉल्ड क्या, इंडियन सबकॉन्टिनेंट वाला रीजन। यहां से यदि आप देखेंगे तो मिड पार्ट ऑफ द इंडिया से आपको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती हुई नजर आएगी। इसी के नीचे से आप देखोगे कि यहां से आपको दिखाई दे रही है क्या, यह है इक्वेटर लाइन। और इक्वेटर के नीचे बट ऑब्वियस सी बात है कि आपको क्या देखने के लिए मिलेगी यहां पर, दैट इज कॉल्ड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। और इस एरिया के बारे में मैंने पहले ही आपको बताया है कि एक्चुअली में ये आईटीसी जेट के मूवमेंट वाला एरिया है। दैट मीन्स कि इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन इसी एरिया में मूवेबल होता है और कुछ नहीं है। बात समझने की कोशिश करना कि डेट आती है 21 ऑफ मार्च, और ये वो डेट है जब आईटीसी जेट सबसे पहले फॉर्म होना चालू होता है इस इक्वेटर लाइन पर। या तो इक्वेटर लाइन बोलें या फिर आप भूमध्य रेखा बोलें या फिर विषुवत रेखा बोलें, सभी का मतलब ये एक ही है। सो यहां पर सबसे पहले ये फॉर्म होता है और सबसे पहले ये जाएगा नॉर्थ वर्ड मूव करते हुए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में। फिर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से वापस ये साउथ वर्ड मूव होते हुए इक्वेटर पर आएगा और फिर ये आगे चलकर और साउथ वर्ड मूव करेगा और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर आएगा। और इसीलिए मैंने आपको डेट बताई है कि 21 ऑफ मार्च, ये है हमारा 21 ऑफ जून, एंड यहां पर अगेन आपको देखने के लिए मिलेगा 23 ऑफ सितंबर में। साथ में और नीचे आते हैं तो 23 ऑफ जो दिसंबर की डेट है वो। अब 23 ऑफ दिसंबर बोले, 22 ऑफ दिसंबर बोले, टेंशन लेने की बात नहीं है, ठीक है। 21 ऑफ दिसंबर है वैसे तो ये। अब जरा देखो एक्चुअली में ये मूव कर रहा है, इसके मूव करने पर हो क्या रहा है कि आईटीसी जेट जिस भी एरिया में जाएगा वहां का टेम्परेचर हाई होगा। ड्यू टू टेम्परेचर हाई वहां का प्रेशर लो होगा, और यदि प्रेशर लो हुआ है तो विंड्स ऑलवेज ब्लो फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो यदि यह है हमारा इंडियन सबकॉन्टिनेंट वाला रीजन और यहां पर यह है हमारा सदर्न इंडिया वाला सेक्शन, तो होगा ये कि सबसे पहले आईटीसी जेट इस एरिया में पहुंचेगा। आईटीसी जेट के आने के कारण संबंधित क्षेत्र का जो टेम्परेचर है ये हाई और जो प्रेशर है ये लो होगा। ड्यू टू प्रेशर लो, अब पूरे एरिया में यानी कि यहां कहीं पर भी यदि अर्थ पर हाई प्रेशर वाली विंड्स होंगी जिनका प्रेशर हाई होगा, तो ये विंड्स एक्चुअली में इस लो प्रेशर एरिया को फिल करने के लिए इसकी ओर आना स्टार्ट करेंगी। क्या आप समझ पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? एक्चुअली में मेरे कहने का मतलब ये है, कहने का तात्पर्य ये है कि भाई आप एक काम करना कि पानी लेना और पानी में से ये जो मग रहेगा या फिर जग रहेगा इसको पानी में डालना। जो आपकी बाल्टी रहेगी इसमें आप डालना। आपने एक जग भर के पानी निकाला, पर क्या वहां पर एक गड्ढा बनेगा? नहीं। आजू बाजू जितना भी पानी था वो उस रिमेनिंग पार्ट को, यानी कि जहां से आपने पानी निकाला है ना, उसको ये फिल कर देगा। दैट मीन्स कि ऐसे ही हमारा एटमॉस्फेयर है। एटमॉस्फेयर में हो क्या रहा है कि भाई आईटीसी जेट आ रहा है। आईटीसी जेट एक स्पेसिफिक एरिया का जो टेम्परेचर है ये बढ़ा रहा है, इसको एनहांस कर दे रहा है। इसके एनहांस होने पर अब यहां पर वेपराइजेशन हो रहा है। दैट मीन्स जो प्रेशर है ये लो है, जो विंड्स हैं ये नीचे से ऊपर की ओर जा रही हैं। अब अर्थ में जहां पर भी प्रेशर हाई वाला एरिया है, वैसे नियर बाय में ही रहेगा, ये जहां जहां पर भी प्रेशर हाई वाला एरिया है, ये इस लो प्रेशर को फिल करने के लिए, लो प्रेशर को मेंटेन करने के लिए इस साइड बढ़ना चालू करेंगी। क्योंकि इनको मालूम चलेगा कि भाई एक्चुअली में कहीं पर किसी एरिया में प्रेशर क्या है, लो हो रहा है। इट्स अ कॉमन फिनोमेना, ये होगा ही। ठीक, अब इससे होगा क्या कि भाई टेम्परेचर तो हाई ही है, दैट मीन्स इलाका गर्म है, आसपास का पूरा एरिया गर्म है। तो ये जो प्रेशर हाई वाली विंड्स आ रही हैं ये ड्यू टू हाई टेम्परेचर क्या हो जाएंगी, वार्म विंड्स में परिवर्तित हो जाएंगी। और ये जो वार्म विंड्स है ये एक्चुअली में, अब वार्म विंड्स कैसी होती हैं, लाइटर विंड अपवर्ड मूव करेंगी, और अपवर्ड मूव करेंगी तो यहां पर यदि आप देखेंगे तो जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन होता है इसके कारण इनका जो तापमान है ये कम होगा। टेरेस्ट्रियल रेडिएशन के कारण यदि टेम्परेचर कम हो रहा है तो यहां पर आपको क्लाउड फॉर्मेशन देखने के लिए मिलेगा। और अब यहां पर जो क्लाउड फॉर्मेशन होता है ये जब यहां पर पूरी प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी तो कंडेंसेशन के बाद यहां पर रेनफॉल होगी। अब मैं आपसे एक सिंपल बात बताना चाहता हूं कि आईटीसी जेट एक्चुअली में इंडिया इवन हर एक ट्रॉपिकल एरिया में, एक्सेप्शन ऑलवेज अवेलेबल, सो ये आईटीसी जेट रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, मॉनसून ट्रिगर करने के लिए। बट क्या यहां पर इंडिया में मॉनसून अभी आया है?
नहीं आया है। याद रखो कि अब ITC-Z जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, दैट मीन सबसे पहले केरल तमिलनाडु में एंटर किया, फिर और ऊपर गया तो कर्नाटक महाराष्ट्र में, तेलंगाना आंध्र प्रदेश वाले एरिया में एंटर किया, और आगे गया तो गुजरात वाले एरिया में, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ को इसने कवर किया, उड़ीसा को कवर किया, वेस्ट बंगाल को कवर किया, राजस्थान में जाकर ये शिफ्ट हुआ। तो यहां पर याद रखो कि ये कंटिन्यूसली आगे की ओर जा ही रहा है। हो ये रहा है कि ये जो हाई प्रेशर विंड्स हैं ये आ रही हैं और साथ में इस लो प्रेशर एरिया को ये फिल कर रही हैं। लो प्रेशर एरिया को जब ये फिल कर रही हैं तो यहां पर कंडेंसेशन के, यानी कि ये गर्म होकर ऊपर जा रही हैं, ऊपर जा रही हैं तो कंडेंसेशन हो रहा है, क्लाउड फॉर्मेशन हो रहा है, और क्लाउड फॉर्मेशन के बाद यहां पर कुछ समय के पश्चात बारिश हो रही है। कोई दिक्कत की बात है ही नहीं। बट माय चाइल्ड, एक बात बताइए, यहां पर मानसून तो आया नहीं है, ये मानसून के पहले की कंडीशन है। ड्यू टू ITC-Z का मूवमेंट आप देखोगे कि स्पेसिफिक एरिया में धीरे धीरे समर सीजन आ रहा है, यानी कि गर्मी बढ़ रही है, और गर्मी बढ़ने के जस्ट बाद यहां पर रेनफॉल हो रहा है। इसी को कहा जाता है कि भाई मानसून के पहले का ये रेनफॉल है ना। कई जगह के लिए बहुत ज्यादा डिजास्टरेबल होता है, बट मैं आपको बताऊं कि कई जगह के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। यानी कि यदि ये ना हो तो हमारे यहाँ के जो कृषक हैं, ठीक है, इनका बहुत ज्यादा लॉस होगा। आप जरा समझिए कि नेचर कितना ज्यादा स्मार्ट है कि इसको पता है कि भाई किस प्रकार का जो क्लाइमेटिकल फिनोमेना है ये कब करना है, और कब बारिश कराना है, कब धूप निकालना है, और कब ये एसेंशियल है, कब ये बहुत ज्यादा विषाक्त हो जाएगा, कब ये बहुत ज्यादा खतरे से भरा हो जाएगा। तो नेचर उसी हिसाब से काम करता है। बट प्रेजेंट सिनेरियो ये है कि भाई ड्यू टू क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग ये जितने भी फंडे हैं ये थोड़े से बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो याद रखो ITC-Z का मूवमेंट इक्वेटर से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की ओर हो रहा था, नीचे आया इंडिया, और इंडिया का जो तमिलनाडु और केरला वाला एरिया था यहां से इसने एंटर करना चालू किया। अब ये नॉर्थवर्ड मूव कर रहा है, बट जहां जहां पर भी ये जा रहा है वहां पर अरेबियन सी से आने वाली जो स्ट्रीम्स हैं, एक तो अरेबियन सी से आने वाली स्ट्रीम और एक बे ऑफ बंगाल से आने वाली जो स्ट्रीम है, ये दोनों स्ट्रीम्स एक्चुअली में क्या कर रही हैं, यहां जा रही हैं और लोकल एरिया में या फिर लोकल लेवल पर रेनफॉल कॉज कर रही हैं। बात समझ रहे हो, लोकल लेवल पर ये रेनफॉल कॉज कर रही हैं। और यदि ये लोकल एरिया में रेनफॉल कॉज कर रही हैं तो इसको अलग अलग एरिया में अलग अलग नाम दिया जाएगा। जो भी नाम दिया जाएगा ये उसके आधार पर है कि भाई ये किससे संबंधित है। अब यहां पर याद रखो कि वही बात लिखी हुई है कि कंडीशन बिफोर द मॉनसून इन अप्रैल में टेम्परेचर्स राइज शार्पली इन नॉर्थ इंडिया क्रिएटिंग इंटेंस लो प्रेशर, दिस प्रेशर इनवाइट्स द मॉनसून। यहां पर इनवाइट्स द मॉनसून लिखा है, बट उससे पहले की कंडीशन यदि आप देखेंगे तो ये है, इसको नाम दिया जाता है प्री मॉनसून का, है ना, या फिर समर सीजन में होने वाली जो वर्षा है उसका। अब यहां पर याद रखो कि इसको अलग अलग एरिया में यदि अलग अलग नाम दिए जा रहे हैं तो किस एरिया में किस नाम से जाना जा रहा है उसके बारे में भी बातचीत करते हैं। देखो ITC-Z का मूवमेंट हुआ। ITC-Z का मूवमेंट जब भी किसी एरिया में होता है तो वहां पर जो टेम्परेचर है ये एक्सट्रीमली हाई हो जाता है। मई मंथ में आप देखोगे कि हमारे यहाँ का जो टेम्परेचर है ये अप्रोक्सीमेटली कई जगह पर 45 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा, यानी कि राजस्थान वाले एरिया में इससे भी ज्यादा पहुंच जाता है। दिल्ली वाले एरिया में यदि आप देखेंगे तो इस बार 45 को इसने टच कर दिया था लास्ट टाइम। ठीक है, अब याद रखो कि इसके कारण होता क्या है, जो लोकल एरिया की विंड्स हैं ये आती हैं और ये इंडिया में एंटर करती हैं और अलग अलग एरिया में इसको अलग अलग नाम दिया जाता है। जैसे कि लाइक महाराष्ट्र में ये मेनली फेमस होती है मैंगो शार के नाम से, बिकॉज कि ये अल्फांसो आम की खेती के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। केरला में याद रखो कि इसको कहा जाता है स्पाइसेस रेनफॉल, क्योंकि ये मेनली जानी जाती है स्पाइसेस की खेती के लिए। कर्नाटका में इसको नाम दिया जाता है चेरी ब्लॉसम का, और ये चेरी ब्लॉसम मेनली इंपॉर्टेंट है यहाँ पर होने वाला जो कॉफी का प्रोडक्शन है उसके लिए, कॉफी के कल्टीवेशन के लिए। साथ में याद रखो कि एक्चुअली में ब्लॉसम फ्लावर, हाँ, कॉफी एरिया ये केरला नहीं है, कर्नाटक है, और यहाँ से केरला को कट कर दीजिएगा। साथ में जो यहाँ पर सन फ्लावर उगते हैं कर्नाटका में, उनके एग्रीकल्चर के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बात समझने की कोशिश करिएगा कि एक्चुअली में ये तो होते जा रहा है और नॉर्थवर्ड ITC-Z का मूवमेंट हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर अलग अलग एरिया मैं लिख भी देता हूँ यहाँ, भाई किस एरिया में किस नाम से जाना जाता है। यदि इन महाराष्ट्र आप बात करोगे तो महाराष्ट्र में इसको नाम दिया जा रहा है मैंगो शार का, दैट इज कॉल्ड मैंगो शार। ठीक है, कर्नाटका में यदि आप देखेंगे तो कर्नाटका में कहा जाता है चेरी ब्लॉसम कर्नाटका,
इसको नाम दिया जाता है चेरी ब्लॉसम। साथ में याद रखो कि यदि आप वेस्ट बंगाल में जाएंगे तो वेस्ट बंगाल में इसका नाम है काल बैसाखी, काल बैसाखी। ठीक। साथ में यदि आप केरला में देखते हैं तो इसको कहा जाता है स्पाइसेस रेनफॉल, स्पाइसेस रेनफॉल। ठीक। और आगे आते हैं तो हाँ, एमपी में इसको नाम दिया जाता है मावठा, और मावठा इज मेनली फेमस फॉर जो सोयाबीन का प्रोडक्शन होता है यहाँ पर, कल्टीवेशन, उसके लिए। यदि और आगे जाते हैं तो आसाम में इसको नाम दिया जाता है बोडो चिल्ला। बात समझिए, ये अलग अलग एरिया में अलग अलग नाम है, जिसमें मैंने यहाँ पर काल बैसाखी और मानसून के बारे में यहाँ पर लिखा है। अब याद रखो कि ये जब ITC-Z का पूरा पूरा नॉर्थवर्ड मूवमेंट हो जाएगा तो आप याद रखना कि एक्चुअली में फिर ये आएगा नॉर्थ इंडियन प्लेन में। बट नॉर्थ इंडियन प्लेन कौन सा एरिया है, यानी कि यदि ये इंडियन सबकॉन्टिनेंट वाला रीजन है ये पूरा पूरा, तो यहाँ पर आपको नॉर्थ इंडियन प्लेन देखने के लिए मिलेगा। और ये जो नॉर्थ इंडियन प्लेन वाला सेक्शन है, याद रखो कि एक्चुअली में इसमें कौन कौन से स्टेट्स को शामिल किया जाता है। तो बाय द नेम ऑफ यदि हम देखें तो इसी में आपको देखने के लिए मिलेगा क्या, जैसे लाइक राजस्थान, पंजाब, हरियाणा वाला रीजन, दिल्ली NCR वाला जो रीजन है पूरा पूरा, यूपी, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, आसाम इसी में आएंगे। आप याद रखिएगा कि एक्चुअली में जो राजस्थान वाला एरिया है, राजस्थान में आपको एक डेजर्टिफाइड एरिया देखने के लिए मिलेगा, और इस डेजर्टिफाइड एरिया को क्या नाम दिया जाता है, इसे कहा जाता है एक्चुअली में थार डेजर्ट। और थार डेजर्ट की टेंडेंसी क्या है भाई, कि ये पहले से ही गर्म है। दैट मीन्स यहाँ का जो टेम्परेचर है ये हाई, और ड्यू टू टेम्परेचर हाई यहाँ का प्रेशर लो है। अब जरा देखो ITC-Z की टेंडेंसी क्या है कि ये भी टेम्परेचर को हाई करेगा और प्रेशर को लो करेगा। तो यहां पर एक्चुअली में एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर फॉर्म होगा और एक्सट्रीमली लो प्रेशर फॉर्म होगा। ठीक है। अब पहले हो ये रहा था कि भाई जहां पर भी लो प्रेशर फॉर्म हो रहा था तो पूरे वर्ल्ड में जिस भी एरिया में हाई प्रेशर विंड है ये लो प्रेशर की ओर आ जा रही थी और उस एरिया को पूरा पूरा कवर कर दे रही थी। बट अब यहां पर एक्सट्रीमली लो प्रेशर है, तो जो लोकल एरिया में विंड्स ब्लो कर रही हैं क्या ये सफिशिएंट होंगी, यानी कि यहां अरेबियन सी से जो विंड्स आ रही थी पहले, जो बे ऑफ बंगाल से विंड्स आ रही थी, क्या ये सफिशिएंट होंगी यहां पर फॉर्म हुआ जो लो प्रेशर एरिया है इसको मेंटेन करने के लिए? इन सिंपल वर्ड आंसर है नो, ये बिल्कुल भी सफिशिएंट नहीं होंगी। होगा ये कि भाई अब इंडियन ओशन से विंड चलना चालू करेंगे, बिकॉज कि यहां पर अब थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा कि भाई ये इक्वेटर के पास वाली बात है, नीचे सॉरी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास की बात है, नीचे इक्वेटर है, इसके नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। जो भी घटना यहां पर हो रही है उसका जस्ट अपोजिट आपको ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर मिल रहा है। दैट मीन्स यहां पर यदि टेम्परेचर एक्सट्रीमली हाई और प्रेशर एक्सट्रीमली लो है तो ऑस्ट्रेलिया वाले स्थान में आप देखोगे कि प्रेशर एक्सट्रीमली लो एंड साथ में जो टेम्परेचर है वो सॉरी एक्सट्रीमली हाई प्रेशर और एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर आपको यहां पर देखने के लिए मिलेगा। सो यही वो विंड्स हैं जिनमें इतनी पावर है कि थार डेजर्ट में फॉर्म हुआ जो एक्सट्रीमली लो प्रेशर है इसको ये पूरा कवर कर पाए। और होगा भी यही कि कोरियोलिस बल के कारण ये अपने लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड मूवमेंट करते हुए इस प्रकार से ये सोमालिया की ओर जाएंगी, टकराएंगी, इंडिया की ओर आएंगी और इंडिया की ओर आकर ये साउथ वेस्ट डायरेक्शन से एक्चुअली में इंडिया में एंटर करेंगी। और दैट इज वाई आप बोलेंगे कि भाई जब ये जो ITC-Z है ये नॉर्थ इंडियन प्लेन में जाकर सेट हुआ, ये कब की बात है, ये अप्रैल मई नहीं है, ये जून के आसपास की बात होगी। तो यहां पर जाकर जब ये स्टेबल हो गया, जब ये पूरा पूरा फॉर्म हो गया और इसने एक्सट्रीमली या फिर इंटेंसली लो प्रेशर जोन यहां पर बनाया और इस लो प्रेशर जोन ने ही इन्वाइट किया किसको, मॉनसून को। इसके पहले आया प्री मॉनसून यानी कि काल बैसाखी और साथ में मैंगो शावर। अब यहां पर मॉनसून तो आएगा, बट याद रखना कि ये जो पूरी पूरी एक्टिविटी है, ये जो पूरा पूरा फिनोमेना है, ये क्या अकेले राजस्थान में ट्रिगर होगा? इन सिंपल वर्ड आंसर इज नो। और अकेले यदि ये राजस्थान में ट्रिगर नहीं हो रहा है तो पूरे नॉर्थ इंडियन प्लेन में ट्रिगर हो रहा है। नॉर्थ इंडियन प्लेन में आप देखोगे कि इसी टाइम जो गर्मी है ये अपने चरम लेवल पर पहुंचती है। और आपने कई बार ये बात सुनी होगी कि नॉर्थ इंडियन प्लेन में जितने भी स्टेट्स हैं जैसे लाइक यूपी और बिहार,
यूपी और बिहार के लोगों का यदि आप सिंपल सा अपीयरेंस देखें तो आपने भैया जी वर्ड बहुत ज्यादा सुना होगा यहाँ। और जब भी आप यूपी और बिहार की बात करते हैं तो गले में एक गमछा डाले हुए व्यक्ति, ठीक है, या फिर अंगोछा डाले हुए एक व्यक्ति का जो चित्र है ये आपके माइंड में आता है। और जनरली इस अंगोछे डाले हुए व्यक्ति के प्रति मन में ये ख्याल आते हैं कि भाई ये ना थोड़ा सा अनपढ़ टाइप का इंसान है, वेल एजुकेटेड नहीं है, और यदि एजुकेटेड होता तो ये गले में गमछा नहीं डालता। याद रखिएगा कि हर एक एरिया का जो अपीयरेंस है, जो बोलचाल है, ये सब कुछ, यानी कि मैं कैसा पहनावा है मेरा, मैं कैसा दिख रहा हूं, ये मेरे ज्योग्राफिकल रीजन को बताएगा, ये मेरे क्लाइमेटिकल रीजन को बताएगा। वाई? क्योंकि याद रखिएगा कि यदि मान लो राजस्थान वाले एरिया में आप जा रहे हैं और वहां पर बहुत रंग बिरंगे कपड़े पहने हुए लोग आपको दिखाई दें, ये कनेक्ट है वहां के ज्योग्राफी से। साउथ इंडिया में यदि आपको व्हाइट वस्त्र पहने हुए ज्यादातर लोग दिखाई दे रहे हैं तो ये वहां के ज्योग्राफी से कनेक्टेड है। एवरीथिंग इज कनेक्टेड विद ज्योग्राफी, और वहां संबंधित स्थान का जो क्लाइमेटोलॉजी है वो। अब यहां पर एक बात जरा आप नोटिस करिएगा कि एक्चुअली में हुआ क्या। हुआ ये कि पूरे नॉर्थ इंडियन प्लेन में, नॉर्थ इंडियन प्लेन पता है ना, पूरे नॉर्थ इंडियन प्लेन में आईटीसी जेट का प्रभाव था। आईटीसी जेट का प्रभाव होने के कारण आप देखोगे कि यहां का जो टेम्परेचर है ये बहुत ज्यादा हाई हुआ। ड्यू टू टेम्परेचर हाई आप देखते हैं कि भाई नॉर्थ इंडियन प्लेन में अभी रेनफॉल हुआ नहीं है, बट यहां पर टेम्परेचर हाई के कारण एक प्रकार की जो हीट वेव है वो चल गई। और ये जो हीट वेव है एक्चुअली में इसको लोकल एरिया में इंडिया में नाम दिया जाता है लू का। अब याद रखना कि ये जो लू है ये एक प्रकार की पेनिट्रेटिंग विंड है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेनिट्रेटिंग विंड? पेनिट्रेटिंग विंड का मतलब होता है कि ये आपके शरीर में पहुंच के बहुत ज्यादा हार्म करती है। ठीक है, हमारा शरीर किससे बना हुआ है? हमारा शरीर बना हुआ है सेल्स से। सेल्स किससे बनी हुई हैं? टिश्यूज से। तो यहां पर एक बात याद रखो कि एक्चुअली, सॉरी उल्टा बोल दिया है ना, तो यहां पर याद रखो कि ये जो सेल्स हैं, ये सेल्स में एक्चुअली में क्या होता है, एक केंद्रक। यदि ये केंद्रक नष्ट हो जाए, यानी कि एक सेल है, सेल में कुछ आपने ऐसा पढ़ा होगा कि यह है सेल, इसमें एक होता है केंद्रक, और यदि ये केंद्रक नष्ट हो जाए तो इसका मतलब यह है कि ये आपको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। इसीलिए हमारे बॉडी में एक सिस्टम है, यदि किसी भी कंडीशन में एक सेल के इस केंद्रक को नुकसान होता है तो हमारी बॉडी इसको रिसेट करती है, इसको ठीक करती है, इसको रिपेयर करने का काम करती है। अब होता यह है कि ये जो लू नामक पेनिट्रेटिंग विंड है, हीट वेव है, ये जमीन से 4 फुट ऊपर चलती है। और यदि 4 फुट ऊपर ये चल रही है, दैट मीन्स कि मेरी हाइट कितनी है? 5 फीट 8 इंच है। ये मेरी छाती से निकलेगी और चली जाएगी, और 4 फीट की हाइट पर क्या है मेरा, ये जो दिल है, हार्ट, ये। और यदि इसने हार्ट से ये एंटर कर गई, पेनिट्रेटिंग विंड है, जैसे रेडियो वेव, माइक्रोवेव हमारे बॉडी से एंटर कर जाती है, हमको किसी प्रकार से कोई फर्क नहीं पड़ता ना, बट इसीलिए कहा जाता है कि जो रेडियो है, सॉरी ये जो एक्सरे है, ये कंटिन्यूसली बार बार नहीं कराना चाहिए, बिकॉज कि इसका जो नेगेटिव इंपैक्ट है ये आपको देखने के लिए मिलेगा। तो यहां पर याद रखो कि यदि मान लीजिए ये पेनिट्रेटिंग विंड मेरे बॉडी से एंटर करे तो ये कई प्रकार के जो मेरे को डिजीज हैं ये कॉज कर सकती है, और नहीं तो हार्ट अटैक के कारण मेरी डेथ भी हो सकती है। पर ऐसा होता नहीं है। वाई? क्योंकि इस पेनिट्रेटिंग विंड की यदि इंटेंसिटी को आपको कम करना है, इसके प्रभाव को कम करना है, तो एक सिंपल सी बात है कि जितना पतला आपका रुमाल है ना, उतना पतला कपड़ा कोई यदि आप इसके सामने रख देते हैं तो इसकी 80% तक जो इंटेंसिटी है कम हो जाती है, मतलब कि इसका प्रभाव ही कम हो जाएगा। और इसीलिए नॉर्थ इंडिया में आपने, यानी कि यूपी और बिहार में आपने एक कल्चर देखा होगा कि भाई यहां पर लोग सर में गमछा बांधकर चलते हैं। क्यों चल रहे हैं? क्योंकि याद रखो कि यदि ये पैदल वॉक कर रहे हैं तो ठीक है, बट यदि ये बाइक में बैठे हुए हैं, कार में बैठे हुए हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, गाड़ी में तो कोई समस्या ही नहीं है, बट यदि ये बाइक में बैठे हुए हैं तो बाइक में बैठने पर आपकी जो हाइट है ये 4 फीट हो जाएगी। और ये चलती भी कहां पर है? 4 फीट की हाइट पर, यानी कि जब लैंड एरिया से 4 फीट की हाइट तक ये चलती हैं। आप गाड़ी में बैठ गए, आपकी हाइट 4 फीट हो गई, जब ये गुजरेंगी तो अब ये आपके ब्रेन को भी पास करेंगी। क्यों पास करेंगे और यहीं पर सबसे ज्यादा नुकसान क्यों होगा? बिकॉज कि मेरी पूरी बॉडी आप देखिए, यहां से ऊपर से गले से लेकर पैर के नाखून तक, ठीक है, सब कुछ मेरा कवर है। जो कवर नहीं है वो है हाथ, और जो कवर नहीं है ये है मेरा फेस। अब होता यह है कि भाई जब ये मेरे बॉडी पार्ट में, ये जो मेरा हेड है यहां से पास होती हैं, तो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बॉडी पार्ट है मेरा, दैट इज कॉल्ड ब्रेन। और ब्रेन का जो सेल है ये इसको डैमेज करती हैं। और जब ब्रेन का सेल डैमेज होता है तो ब्रेन पूरी बॉडी को एक इंडिकेशन भेजता है, एक इंडिकेटर की तरह ये बिहेव करता है कि भाई
कुछ गड़बड़ हो गई है यहाँ पर, यहाँ से जल्दी से ब्लड सप्लाई आप पहुंचाइए। पूरी बॉडी का जो ब्लड है ये आता है कहाँ, मस्तिष्क की ओर, और इतना जो मस्तिष्क है इसके लिए हमारा ब्रेन रेडी नहीं होता, और यहाँ पर ब्रेन हेमरेज के कारण क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। और डॉक्टर इसको डिक्लेयर करता है कि भाई या तो ये ब्रेन हेमरेज के कारण हुई है, नहीं तो कई लोग बोलते हैं कि ये डिहाइड्रेशन के कारण इसकी डेथ हो गई। अरे यूपी और बिहार में डिहाइड्रेशन के कारण डेथ हो ही नहीं सकती, बिकॉज कि यूपी और बिहार से साक्षात गंगा निकल रही है। यहां पर जो फ्रेश वाटर है उसकी इतनी प्रेजेंस है कि पूछिए मत। यदि आप दिल्ली वाले एरिया में जाएंगे तो दिल्ली वाले एरिया में यदि आप किसी से पानी मांग लेते हैं तो वो आपको ऐसे देखेगा कि मालूम नहीं उससे आपने पैसे ऐसे मांग लिए हैं क्या। बट यदि आप नॉर्थ इंडिया में जा रहे हैं, और नॉर्थ इंडिया में भी यदि आप यूपी बिहार वाले एरिया में खड़े हुए हैं, तो वहां पर पानी मांगने पर पूरा पूरा ये मग देता है कि भाई जितना पीना है पी लो। वाई? अंडरग्राउंड वाटर लेवल अच्छा है, फ्रेश वाटर की जो प्रेजेंस है ये अच्छी है, परसेंटेज में ये अच्छा मौजूद है। तो ये तमाम प्रकार के जो रीजंस होते हैं ये। सो याद रखना कि एक्चुअली में जहां पर एक और जो थार डेजर्ट है, थार डेजर्ट में एक्सट्रीमली हाई प्रेशर फॉर्म हुआ है। थार डेजर्ट में एक्सट्रीमली हाई प्रेशर ये फॉर्म हुआ है। वहीं पर यदि आप नॉर्थ इंडियन प्लेन की बात करेंगे तो यहां पर आपको लो प्रेशर एरिया देखने के लिए मिलेगा। नहीं सॉरी, एक्सट्रीमली लो प्रेशर, ये नहीं है, एक्सट्रीमली लो प्रेशर एरिया थार डेजर्ट में फॉर्म हुआ है। वहीं पर नॉर्थ इंडिया में आपको हीट वेव्स का प्रभाव देखने के लिए मिलेगा, जिनको नाम दिया जाता है लू का। और ये जो हीट वेव है, याद रखो कि इनके कॉन्टेक्ट से यहां पर चलती है एक प्रकार की लू विंड, जिनको हीट वेव का ही नाम दिया जाता है। और ये एक प्रकार की पेनिट्रेटिंग विंड है, और इसीलिए यूपी और बिहार के कल्चर में आपको अंगूछा या फिर जो गमछा है इसका प्रभाव ज्यादा देखने के लिए मिलेगा। गेटिंग माय पॉइंट? अब यहां पर याद रखना हो क्या रहा है। मैंने आपको ये बताया कि थार डेजर्ट में एक्सट्रीमली लो प्रेशर है, जिसको फिल करने के लिए इंडियन ओशन में चलने वाली जो लोकल विंड्स हैं अब ये यहां पर आ रही हैं। अब ये लोकल विंड्स कौन सी हैं? लोकल विंड को नाम दिया जाता है यहां पर ट्रेड विंड। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रेड विंड, क्योंकि यदि कंसेप्ट निकला है तो बताना तो पड़ेगा। ट्रेड विंड मतलब कि वो वाली विंड, जब आप मेडिवल हिस्ट्री पढ़ते हो वर्ल्ड की तो आपको मालूम चलेगा कि मध्यकालीन समय में ये वही विंड थी जिनके थ्रू व्यापार किया जाता था। यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए इनका यूज किया जाता था। इनको व्यापारिक पवने, हिंदी वाले स्टूडेंट अक्सर इसको व्यापारिक पवने बोलते हैं, बट मैं बार बार बोलता हूं कि इनको व्यापारिक पवने बोलने की जगह यदि आप सनमार्गी पवन इसके लिए यूज करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, बिकॉज सनमार्गी पवने इज अ राइट ट्रांसलेशन ऑफ ट्रेड विंड। इंग्लिश में ट्रेड विंड और हिंदी में सनमार्गी विंड। सनमार्गी का मतलब क्या होता है कि जिनका मार्ग समान हो। यहां पर याद रखिएगा कि ये एवरी टाइम पूर्व से पश्चिम की ओर चल रही हैं, और पूर्व से पश्चिम की ओर चलते हुए ये साउथ वेस्ट डायरेक्शन से ड्यू टू कोरियोलिस फोर्स इंडिया में एंटर कर रही हैं। अब यहां से जब ये इंडिया में एंटर करेंगे तो आप इसको बोलेंगे कि इंडिया में हुआ है किसका अराइवल? मॉनसून का अराइवल। यहां पर देखिएगा नॉर्थ वेस्ट एंड नॉर्थ इंडिया में हीट बेल्ट बनेगी, लो प्रेशर एरिया होगा, यहां पर एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर होगा 45 डिग्री सेल्सियस के आसपास। मई से होना ये चालू होगा और जून तक ये रहेगा। हीट वेव यहां पर फॉर्मेट होंगी, जिनको लोकल एरिया में हम लू का नाम देंगे। यहां पर डस्ट स्ट्रोम आएंगे। थार डेजर्ट में जो धूल के तूफान हैं ये आपको देखने के लिए मिलेंगे। कन्वेक्शन होगा, यानी कि बिजली होगी, तड़क झंझा होगा, सब कुछ होगा। और यहाँ पर जो डिस्ट्रक्टिव पोटेंशियल है ये आपको देखने के लिए मिलेगा। और सदर्न इंडिया में यदि आप देखेंगे तो कन्वेक्टिव रेनफॉल आपको देखने के लिए मिलेगी। संवहनीय वर्षा इसको कहा जाता है। एयर में मॉइस्चर की मात्रा बढ़ जाएगी, ये तमाम प्रकार की चीजें। एटमॉस्फेरिक ट्रांजिशन एंड मॉनसून प्रिक्योर्सर, ये यानी कि अब मॉनसून का अराइवल कैसे होगा, तो उसके लिए मैंने पृष्ठभूमि तैयार की। ऑन सेट ऑफ मॉनसून बिगिंस की यदि हम बात करें, 1 जून वो समय है जब मॉनसून का अराइवल केरला में सबसे पहले हुआ। ये मॉनसून अराइवल की ऑफिशियल डेट है, और ये अराइवल की डेट 21 ऑफ जून तक मानी जाती है। यहां पर फिर जब मॉनसून ट्रिगर बहुत एक्सट्रीमली ट्रिगर हो जाएगा, यानी कि द मॉनसून बिगिंस सडनली एंड इंटेंसली विथ लाउड थंडर, लाइटनिंग एंड हेवली रेनफॉल। ये कब? 21 जून के आसपास। और जुलाई में आप देखोगे कि ग्रेजुअली इसने पूरे ऑल ओवर इंडिया को कवर कर लिया है। ठीक है, अब कैसे कवर किया है, तो इसके लिए फिर से आप मेरी बात सुनो कि भाई असल में हुआ ये कि सबसे पहले जो थार डेजर्ट है वहां पर लो प्रेशर एरिया फॉर्म हुआ। इस लो प्रेशर एरिया को फिलअप करने के लिए यहां पर है, ये है हमारा
थार डेजर्ट वाला एरिया। यहां पर थार डेजर्ट में लो प्रेशर एरिया फॉर्म हुआ, लो प्रेशर जोन फॉर्म हुआ, और ये जो लो प्रेशर जोन बना, इसको पूरा भरने के लिए इंडियन ओशन से चलने वाली जो विंड्स हैं ये इंडिया की ओर आई, और इंडिया की ओर जब आई तो ये ड्यू टू कोरियोलिस फोर्स इनका डायरेक्शन चेंज हुआ और ये साउथ वेस्ट डायरेक्शन से इंडिया में इन्होंने एंटर करना चालू किया। ड्यू टू इंडिया का वी शेप ये दो पार्ट में ऐसे, ठीक है, बाइफरकेट हुई। एक बना हमारा अरेबियन सी स्ट्रीम या फिर अरेबियन सी की ब्रांच, और एक हुआ हमारा बे ऑफ बंगाल की ब्रांच। सो ये है हमारा अरेबियन ब्रांच, दैट इज कॉल्ड अरेबियन ब्रांच। नेमिंग कैसे हुई, तो यहां पर अरेबियन सी है तो अरेबियन ब्रांच, ये है बे ऑफ बंगाल की ब्रांच। हुआ ये कि भाई अब इन दोनों में यदि हम डिफरेंशिएट करें तो जैसे एक हुई हमारी अरेबियन ब्रांच, एक हुई हमारी बे ऑफ बंगाल की ब्रांच। डिफरेंशिएट यदि आपको करना हो तो इस प्रकार से करना कि अरेबियन सी की ब्रांच जल्दी रेनफॉल कराएगी, और ये जल्दी रेनफॉल करा रही है, दैट मीन्स कि आप देखोगे कि ये कंपैरेटिवली कई एरिया में बहुत ज्यादा रेनफॉल करा रही है, और कहीं कहीं पर ये बहुत कम रेनफॉल कराती हुई आपको देखने के लिए मिलेगी। जस्ट अ सेकेंड, हाँ ठीक है, कहीं कहीं पर बिल्कुल कम रेनफॉल कराती हुई यह आपको देखने के लिए मिलेगी। तो सबसे पहले यहां पर याद रखो कि अब इसके बाद बात आती है नेक्स्ट स्लाइड की। यदि आप यहां पर देखें तो भाई जस्ट अ सेकेंड, देखो अराइवल ऑफ मॉनसून, यानी कि यहां पर साउथ वेस्ट डायरेक्शन से मॉनसून आ रहा है। दो पार्ट्स में, दो ब्रांचेस में ये बट रहा है। एक ब्रांच है क्या, अरेबियन सी ब्रांच, एक है हमारी बे ऑफ बंगाल की ब्रांच। जो अरेबियन सी ब्रांच है ये केरला तमिलनाडु वाला जो एरिया है, यहां पर आपको वेस्टर्न घाट माउंटेन मिलेगा। वेस्टर्न घाट माउंटेन कुछ इस प्रकार का है, ठीक है, आपने वेस्टर्न घाट माउंटेन के बारे में यदि पढ़ा होगा तो ये इस प्रकार का पेनिनसुलर इंडिया में जो आपको वेस्टर्न घाट माउंटेन है ये देखने के लिए मिलेगा। यहां से सबसे पहले अरेबियन ब्रांच की विंड्स टकराएंगी, इस ग्रेडियंट फोर्स इस स्लोप के कारण ये ऊपर जाएंगी, ठीक है। ऊपर जाएंगी तो क्या होगा कि विंड्स ठंडी होंगी ड्यू टू टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। जब ये ठंडी होंगी तो इनमें कंडेंसेशन होगा, कंडेंसेशन के कारण यहां पर क्लाउड फॉर्मेशन होगा। आफ्टर दी क्लाउड फॉर्मेशन यहां लोकल एरिया पर रेनफॉल आपको देखने के लिए मिलेगी। कहां हो रही है, तो ये है वेस्टर्न घाट माउंटेन, और वेस्टर्न घाट माउंटेन का ये वाला जो पोर्शन है ये हुआ हमारा ईस्टर्न पार्ट, ये हुआ हमारा वेस्टर्न पार्ट। सो वेस्टर्न पार्ट ऑफ दी वेस्टर्न घाट माउंटेन में ये रेनफॉल कराती हुई आपको नजर आ रही है। सबसे पहले इन्होंने कहां कराया, तो केरला वाला जो रीजन था यहां पर सबसे पहले इन्होंने रेनफॉल कराया। फिर इसके बाद अलग अलग एरिया में सह्याद्री कर्नाटका की जो पहाड़ियां हैं यहां पर, यानी कि केरला में, फिर वेस्टर्न घाट उसी का पार्ट है। और यहां पर आपको देखने के लिए मिलेगी नर्मदा तापी वैली। नर्मदा तापी वैली से ये एंटर करती हैं और जो सतपुड़ा विंध्यन वाला रीजन है और मध्य प्रदेश वाला जो सेक्शन है, अमरकंटक तक, इवन छत्तीसगढ़ तक ये रेनफॉल कराती हैं। साथ ही साथ यहां से कुछ विंड्स एंटर भी करती हैं, गिर मांडव बारदा ये जो हिल हैं इसके थ्रू ये एंटर करती हैं। गुजरात रीजन में भी गिर एंड मांडव जो हिल हैं इनके कारण रेनफॉल होती है। राजस्थान में एक बहुत फेमस आपको ओल्ड फोल्डेड माउंटेन मिलेगा जिसको हम रेसिडुअल माउंटेन का भी एग्जाम्पल बोलते हैं, यह है अरावली माउंटेन। अरावली माउंटेन के ये पैरेलल होकर आगे जाएंगी विंड, और आगे जाकर ये दिल्ली तक रेनफॉल कराएंगी। दैट मीन्स आप याद रखो कि एक्चुअली में जो अरेबियन सी की ब्रांच है, क्या बोलना चाह रहा हूं मैं, जो अरेबियन सी की ब्रांच है ये एंटर करी और उसने इतने एरिया में रेनफॉल कराना स्टार्ट भी कर दिया, और इवन बहुत बड़े एरिया में, यानी इंडिया के अप्रोक्सीमेटली 70% ऑफ द एरिया में अरेबियन सी की ब्रांच ही रेनफॉल करा रही है। हो ये रहा है कि भाई अरेबियन सी में जो वाटर वेपर है ये इन कंपैरेटिवली बे ऑफ बंगाल की स्ट्रीम थोड़ी सी आपको कम देखने के लिए मिलेगी, यानी कि यहां पर वाटर वेपर ज्यादा होती है, यहां पर वाटर वेपर थोड़ी सी आपको कम देखने के लिए मिलती है। बट यहां का जो एरिया है ये बड़ा होता है, और इसीलिए आप देखोगे कि यदि वेस्टर्न घाट माउंटेन में कुछ इस प्रकार से आप स्टडी करते हो, कुछ इस प्रकार से, तो आपको मालूम चलेगा कि वेस्टर्न घाट माउंटेन का जो वेस्टर्न पार्ट है ना, यहां पर आपको रेनफॉल ज्यादा मिल रही है, रेनफॉल यहां पर ज्यादा मिल रही है। ईस्टर्न पार्ट में जो रेनफॉल है ये आपको थोड़ी सी कम दिखाई दे रही है, रेन यहां पर कम हो रही है। और ऐसा एरिया यहां पर आप देखोगे कि 200 सेंटीमीटर के आसपास रेनफॉल हो रही है, यहां पर 80 सेंटीमीटर के आसपास हो रही है, मतलब कि जमीन आसमान का अंतर है, मैं बता देता हूं।
ठीक, क्योंकि 25% जिस भी एरिया में रेनफॉल होती है उसको डेजर्टिफाइड एरिया डिक्लेयर कर दिया जाता है। तो अब आप अंदाजा लगा लो, तो यहां पर 200 सेंटीमीटर, यहां पर 80 सेंटीमीटर। तो माउंटेन का याद रखो, माउंटेन का वो वाला एरिया जहां से विंड्स अपवर्ड मूव करती हैं उसको नाम दिया जाता है विंडवर्ड स्लोप। और यहां पर जहां पर ये विंड्स नीचे आती हैं और नीचे आने पर जो रेनफॉल है ये कम होती जाती है, इसको नाम दिया जाता है रेन शेडो जोन का। जो माउंटेन के दो पार्ट्स होते हैं, एक विंड्स जहां से ऊपर जाती हैं और इसका जो अपोजिट डायरेक्शन होगा या फिर अपोजिट साइड होगा, ये मेनली होगा क्या, रेन शेडो जोन का। पुणे इज लोकेटेड ऑन रेन शेडो जोन एरिया और मुंबई इज लोकेटेड ऑन वेस्टर्न पार्ट ऑफ दी जो वेस्टर्न घाट माउंटेन है उसका। बात समझी? सो यहां पर याद रखना यह है अरेबियन सी की ब्रांच। वाटर वेपर कम है बट कंपैरेटिवली एरिया बड़ा है, इसलिए इनके द्वारा कराए जाने वाला जो रेनफॉल है ये बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस है कि कहीं पर कराई तो बहुत ज़्यादा करा दी, कहीं पर नहीं कराई तो बिल्कुल ही नहीं कराई। जैसे लाइक यदि आप यहाँ उड़ीसा आंध्र प्रदेश वाला जो एरिया देखेंगे तो यहाँ पर अभी उतनी ज़्यादा रेनफॉल नहीं हुई है, नीचे से ये पार्ट नैरो है, दैट इज वाई तमिलनाडु में हो गई है, बट ओवरऑल यदि यहाँ पर हम देखें तो उतनी ज़्यादा रेनफॉल आपको अभी देखने के लिए मिली नहीं है। ठीक है, यहाँ पर आप देखो कि एक्चुअली में कोई भी विंड यदि रेनफॉल करा रही है तो उसके लिए इसेंशियल है कि विंड आए, किसी माउंटेन से टकराए, टकरा कर ये ऊपर जाए, ऊपर जाकर कंडेंसेशन हो और देन यहाँ पर रेनफॉल होना चाहिए। हुआ ये है कि एक्चुअली में यहाँ पर अरावली माउंटेन था और अरावली माउंटेन की ये पैरेलल हो गई, जिसके कारण ये राजस्थान वाले एरिया में रेनफॉल नहीं करा पाई। और यदि ये राजस्थान वाले एरिया में रेनफॉल नहीं करा पाई है तो यही कारण है कि आपको यहाँ राजस्थान में किसका विस्तार देखने के लिए मिलता है, जो थार डेजर्ट है इसका फॉर्मेशन आपको देखने के लिए मिलेगा। गेटिंग माय पॉइंट? अब होना तो ये था कि भाई नॉर्थ इंडिया में भी इसको रेनफॉल नहीं करानी थी, बट यहां पर आपको दिख गया क्या, दैट इज कॉल्ड, ये है हमारा ट्रांस हिमालय वाला एरिया। इसके नीचे आप देखोगे कि ग्रेटर हिमालय वाला सेक्शन आता है, इसके नीचे आप देखेंगे लेसर हिमालय देखने के लिए मिलेगा और इसके नीचे आपको दिखाई देता है शिवालिक रेंज वाला सेक्शन। गेटिंग माय पॉइंट? सो अब विंड्स आएंगी और ये जो शिवालिक रेंज वाला एरिया है ये इससे टकराएंगी, टकरा कर अब ये हिमालय के पैरेलल हो जाएंगी। जो प्रोसेस वेस्टर्न घाट के साथ हुई थी वही इनके साथ होगी। हिमालय के जैसे ही ये पैरेलल होंगी तो इसमें ह्यूमिडिटी तो है, इसमें मॉइस्चर तो है, तो कंडेंसेशन फिर से होगा, मॉइस्चर चेंज होगा वाटर ड्रॉपलेट्स में और यही वाटर ड्रॉपलेट्स एंड ऑफ द डे क्या कराएंगी, बारिश। गेटिंग माय पॉइंट? सो यही जिम्मेदार होंगी रेनफॉल कराने के लिए। बट अभी तक जो बे ऑफ बंगाल की स्ट्रीम है इसने रेनफॉल नहीं कराया है, और यदि इसने रेनफॉल नहीं कराया है तो अब ये कराएगा। कैसे कराएगा? तो पहले तो कंपेयर करेंगे, कंपेयर करने पर आपको मालूम चलेगा कि कंपैरेटिवली इसमें ह्यूमिडिटी आपको ज्यादा देखने के लिए मिलेगी। इन कंपैरेटिवली आप देखोगे इसमें वाटर वेपर ज्यादा है, दैट मीन्स कि इससे बनने वाला जो क्लाउड है ये भी बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि इसमें कंडेंसेशन की प्रोसेस उतनी देर तक होगी। तो बे ऑफ बंगाल की जो स्ट्रीम है अब ये आगे चल रही है और आगे चलते हुए ये पहुंची नॉर्थ ईस्ट में, और नॉर्थ ईस्ट में आप जानते हो कि एक लोकेट है मेघालय प्लेटू एंड एक और है जिसको नाम दिया जाता है कार्बी एंगलोंग प्लेट्यू। यहां पर आपको गारो, खासी, जैंतिया, बराइल, मिकिल एंड रेंगमा ये जो हिल्स हैं ये देखने के लिए मिलती हैं। इन हिल से ये बे ऑफ बंगाल की स्ट्रीम टकरा कर फिर कंडेंसेशन करेगी, क्लाउड फॉर्मेशन होगा और क्लाउड फॉर्मेशन से ये रेनफॉल आपको देखने के लिए मिलेगा। बात समझे? और यही कारण है कि भाई बे ऑफ बंगाल की स्ट्रीम, क्या बोला मैंने, बे ऑफ बंगाल की स्ट्रीम में एक्चुअली में यदि आप देखेंगे तो वाटर वेपर ज्यादा, वाटर वेपर ज्यादा तो रेनफॉल ज्यादा। ठीक, वाटर वेपर ज्यादा, रेनफॉल ज्यादा एंड एरिया इसका कम है। सो सिंपल वर्ड। ठीक है, एरिया कम है। बट यदि अरेबियन सी में आप देखोगे तो यहां पर वाटर वेपर कम, ठीक है, एरिया ज्यादा, एरिया ज्यादा, तो उस एरिया में होने वाली जो रेनफॉल है इन कंपैरेटिवली कम। ठीक है, और रेनफॉल इम्बैलेंस इसको नाम दिया जाता है। सो अब हो ये रहा है कि इस पूरे के पूरे सेक्शन में अरेबियन सी रेनफॉल करा रही है, हिमालय वाला ये वाले में नहीं करा रही है, यहां पर नहीं है। यहां पर पूरा पूरा रेनफॉल कौन करा रही है? बे ऑफ बंगाल की स्ट्रीम। हो ये रहा है कि एक्चुअली में अभी भी यदि आप देखेंगे तो एक बात नोटिस करो कि भाई यहां पर सबसे ज्यादा बारिश हुई है और यहां पर सूखा पड़ा हुआ है बहुत बड़ा इम्बैलेंस। इसीलिए कहा जाता है कि इंडिया में यदि आप वेस्ट टू ईस्ट जाएं, कहां, ये है वेस्टर्न डायरेक्शन
और ये हमारा ईस्टर्न डायरेक्शन। सो वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में यदि आप जाते हैं तो आपको मालूम चलेगा कि रेनफॉल का जो परसेंटेज है इसमें आपको वृद्धि देखने के लिए मिल रही है, यानी कि यहां पर रेनफॉल इंक्रीज हो रहा है। गेटिंग माय पॉइंट। और इसीलिए एक कंसेप्ट बोला जाता है कि भारत का सबसे ज्यादा वर्षा वाला जो एरिया है ये मौसिन राम चेरापूंजी है, और सबसे कम वर्षा वाला जो एरिया है यह है लेह, लद्दाख की राजधानी लेह। बट यदि सिंपल वर्ड में बात करूं कि भाई भारत का सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र, ये तो राजस्थान का थार डेजर्ट के आसपास हुआ ना, जैसलमेर वाला एरिया। क्यों? अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो यहां पर याद रखो कि यह है बे ऑफ बंगाल की स्ट्रीम, म्यांमार के पास ये पहुंचती है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में ये बारिश कराती है, गैंगेटिक प्लेन में ये बारिश कराती है, और ये जो दिल्ली वाला एरिया है वहां पर भी बारिश कराती है। सर दिल्ली वाला एरिया यहां पर है, गैंगेटिक प्लेन यहां पर है, तो ये बारिश कैसे करा रही है? अरे याद रखो कि जब ये बे ऑफ बंगाल की स्ट्रीम आगे बढ़ रही होती है कुछ इस प्रकार से जब ये आगे बढ़ रही होती है तो होता ये है कि भाई इस समय जो तिब्बतियन प्लेट्यू है, जो तिब्बत का पठार है, ये भी गर्म हो रहा होता है। और ये तिब्बत का पठार यदि गर्म होता है तो तिब्बत के पठार के ऊष्मन के कारण यहां से जो लाइटर विंड है ये अपवर्ड मूव करती हैं। अपवर्ड मूव करेंगी तो आप नीचे से ऊपर जाने पर टेरेस्ट्रियल रेडिएशन के कारण ये क्या होंगी? ठंडी। और यदि ठंडी विंड है तो ये ऑलवेज क्या होती है? डेंस। और डेंसर विंड कैसे मूव करती है? तो डाउनवर्ड। सो ये डाउनवर्ड मूव करेंगी, और यदि ये डाउनवर्ड मूव कर रही हैं तो अब ये डाउनवर्ड मूव चारों ओर करेंगी। बट जनरली जब विंड्स डाउनवर्ड मूव कर रही थी तो ये रेनफॉल करा रही थी, यानी कि नीचे से जो विंड गई है वार्म विंड वही ऊपर जाकर डेंस हो गई और इसने वाटर ड्रॉपलेट्स का निर्माण किया और इसने रेनफॉल कराई, तो ये भी रेनफॉल कराएंगी? नहीं माय डियर फ्रेंड, एक्चुअली में ये तिब्बतियन प्लेट्यू है। प्लेट्यू पहाड़, प्लेट्यू यानी कि चट्टानी संरचना है। और जब ये तिब्बतियन प्लेट्यू है तो यहां से जो विंड्स ऊपर जा रही हैं एक्चुअली में इसमें ह्यूमिडिटी नहीं है, और ह्यूमिडिटी नहीं है तो ये भारी होकर डेंस होकर ऐसे गिरेंगी, चारों ओर गिरेंगी। यानी कि चारों ओर मतलब कि आप वर्ल्ड मैप देखना, मान लीजिए ये तिब्बतियन प्लेट्यू है तो ये ऐसे भी आएंगी, ऐसे भी आएंगी, ऐसे भी आएंगी, ऐसे भी आएंगी। 3D डायमेंशन के अकॉर्डिंगली इसको समझना होगा। तो एक स्ट्रीम आकर गिरेगी जो साउथ ईस्ट इंडिया वाला एरिया है, यहां पर जो बे ऑफ बंगाल वाला एरिया है, अंडमान सागर वाला एरिया, वहां। अब यहां पर आप देखोगे कि भाई यहां लो प्रेशर एरिया है, सोमालिया में भी लो प्रेशर एरिया है। तो ये सोमालिया में जो लो प्रेशर एरिया फॉर्म हुआ है इसको कवर करने के लिए ये भारत के ऊपर से इस प्रकार से गुजर जाएंगी। और इसी समय जो बे ऑफ बंगाल की स्ट्रीम है ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में जा रही होगी, ये इसको पुश कर देंगी ईस्टर्न घाट माउंटेन की ओर। और इसीलिए कहा जाएगा कि भाई इंडियन सब कॉन्टिनेंट में एक तो अरेबियन सी से रेनफॉल हो रहा है, एक बे ऑफ बंगाल से रेनफॉल हो रहा है, जो भाग शेष बच रहा था वो है ईस्टर्न कोस्टल प्लेन वाला एरिया या फिर ईस्टर्न घाट जो माउंटेन वाला रीजन है वो। बट ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ सोमालियन जेट स्ट्रीम इसने बे ऑफ बंगाल की स्ट्रीम को पुश किया, और इसके कारण आंध्र प्रदेश तेलंगाना में आपको रेनफॉल देखने के लिए मिली। गेटिंग माय पॉइंट? सो याद रखो कि अभी तक हमने क्या देखा? प्री मानसून, प्री मानसून के बाद मानसून, मानसून आया साउथ वेस्ट डायरेक्शन से, दो पार्ट में ये सेपरेट हुआ, और दो पार्ट में सेपरेट होने के बाद एक स्ट्रीम बनी हमारी अरेबियन सी की ब्रांच और एक हमारी बनी बे ऑफ बंगाल की ब्रांच। यदि इसको एक एक बार पढ़ना हो तो यहां पर आप रीड डाउन कर सकते हो कि वेस्टर्न घाट माउंटेन विंडवर्ड साइड से आता है। द वेस्टर्न घाट माउंटेन्स ब्लॉक द मॉइस्ट wind from the Arabian Sea, therefore the western slope receives very heavy rainfall, approximately 200 to 400 centimeter. Mumbai, Goa and Kochi are located here. साथ में रेन शेडो जोन क्या होता है? दक्कन प्लेट्यू वाला ये एरिया है। आफ्टर क्रॉसिंग दी वेस्टर्न घाट द विंड्स बिकम ड्राई एंड दी दक्कन प्लेट्यू, पुणे और हैदराबाद की जो लोकेशन है कॉल्ड द रेन शेडो जोन एरिया, इट रिसीव्स वेरी लिटिल रेनफॉल 80 सेंटीमीटर के आसपास। प्रोग्रेशन नॉर्थवर्ड क्या होता है? वन ब्रांच ऑफ द अरेबियन सी ब्रांच मूव्स नॉर्थवर्ड थ्रू जो सौराष्ट्र गुजरात में आता है, कच्छ गुजरात में आता है, टुवर्ड्स राजस्थान एंड पंजाब वाला रीजन। ठीक है। बे ऑफ बंगाल की स्ट्रीम की यदि आप बात करोगे तो याद रखो कि इसका सोर्स क्या होता है? सोर्स ऑफ हैवी रेनफॉल। बे ऑफ बंगाल ब्रांच एंटर्स नॉर्थ ईस्ट इंडिया इन मेघालय, मौसिन राम एंड चेरापूंजी in the Khasi Hill are among the rainiest places in the world. मेघालय receives 1000 सेंटीमीटर। मुंबई में कितनी हो रही है?
200 सेंटीमीटर, और फ्लड जैसी कंडीशन आती है यहाँ 1000 सेंटीमीटर के नियरली आपको रेनफॉल देखने के लिए मिल रहा है एनुअली। साथ में इट एंटर्स गंगा प्लेन वाया द ब्रह्मपुत्र वैली, इट द हिमालयाज ब्लॉक इट एंड कॉज रेनफॉल, यानी कि ये नॉर्थ ईस्टर्न हिमालय को क्रॉस नहीं कर पाती, इसलिए कहा जाता है कि हिमालय इसको ब्लॉक कर देता है। इट रीचेस दिल्ली बाय द फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई। चेरापूंजी गेट सच हैवी रेनफॉल बिकॉज ऑफ द फ्यूनल इफेक्ट, द खासी हिल वैली इज फ्यूनल शेप्ड। ठीक है, इस प्रकार का जो शेप है। नाउ आगे आइए। अच्छा, एक और बात होगी कि असल में ये जो अरेबियन सी की ब्रांच है, ये अरेबियन सी की ब्रांच ना कई बार हिमालय के बीच में जो छोटे छोटे गैप हैं, जो बड़ी बड़ी वैलीज हैं, इनके बीच में ट्रैप हो जाते हैं, और इसके कारण आप देखोगे कि रेनी सीजन में कई बार आपको क्लाउड बस्टिंग की जो प्रॉब्लम है ये देखने के लिए मिलेगी, यानी कि बादल फटने जैसी जो घटनाएं हैं ये देखने के लिए मिलेंगी कि भाई कई एरिया में बादल फट गया। तो ये कैसे फटता है बादल? एक्चुअली में याद रखिएगा कि बादल जाता है, यानी कि ये जो बादल हैं ये गति करते हैं, मूवेबल होते हैं, मूव करते हुए ये दो पहाड़ों के बीच में ट्रैप हो जाता है। अब ना ही ये ऊपर जा पा रहा है और ना ही ये नीचे आ पा रहा है। तो होता यह है कि कुछ ही घंटे में बहुत ज्यादा लेवल पर यहां पर आपको बारिश देखने के लिए मिलती है, और इसके कारण कहा जाता है कि भाई ये क्या है, ये बादल फटने की कंडीशन यहां पर क्रिएट हुई है, यानी कि एक घंटे में कुछ सेंटीमीटर से ज्यादा यदि ये वर्षा हो जाए तो इसको क्लाउड बस्टिंग या फिर बादल फटना नाम दिया जाता है। तो अब यहां पर याद रखना कि यह है मानसून का आगमन। ठीक है, भारत में मानसून का आगमन हो गया, बट इसके साथ ही एक और आपको प्रोसेस याद रखनी है कि भाई मानसून का आगमन हुआ, इट्स ओके, बट आईटीसी जेट का मूवमेंट थोड़े ना रुका है। आईटीसी जेट तो एवरी टाइम मूवेबल है ही ना, आईटीसी जेट का मूवमेंट तो हो ही रहा है। अब यहां पर याद रखो, मैंने यहां पर रेन डिस्ट्रीब्यूशन बताया है कुछ सिंपल मैनर में। इसको आप कैसा देख सकते हैं कि भाई जो वेस्टर्न घाट माउंटेन, अच्छा यहां पर हिंदी में हो गया, मैं इसको करेक्ट कर दूंगा कि वेस्टर्न घाट माउंटेन और साथ में ये जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया है ये बहुत भारी वर्षा वाला क्षेत्र है, यानी कि हैवी रेनफॉल यहाँ होती है 200 से 400 सेंटीमीटर के आसपास। जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है यहाँ पर आपको मीडियम रेनफॉल देखने के लिए मिलेगी 100 से 200 सेंटीमीटर के आसपास। गंगा का जो मैदान है यहाँ पर आपको मीडियम रेनफॉल मिलेगी अप्रोक्सीमेटली 60 से 100 सेंटीमीटर के आसपास। और राजस्थान गुजरात ये सेमी एरिड एरिया में आते हैं, और एरिड और सेमी एरिड यहाँ 25 सेंटीमीटर और इससे कम रेनफॉल आपको देखने के लिए मिलती है। ये जो पीडीएफ है ये आपको डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम हैंडल से, जिसका नाम है अभिषेक कुमार ज्योग्राफी। साथ ही साथ याद रखिएगा कि जिस प्लेटफॉर्म पर आप ये क्लासेस देख रहे हैं इसका नाम है सिविल्स विथ आकाश, और ये चाणक्य IAS एकेडमी चंडीगढ़ ब्रांच का यूट्यूब प्लेटफॉर्म है। सेम नाम से आपको हमारी संस्था का जो टेलीग्राम हैंडल है ये भी देखने के लिए मिलेगा। यदि आप इसको ज्वाइन करेंगे तो आपको तमाम प्रकार की जो इन्फॉर्मेशन है ये टाइमली प्रोवाइड कर दी जाएंगी। सिविल्स विथ आकाश चाणक्य IAS एकेडमी चंडीगढ़ ब्रांच के यूट्यूब प्लेटफॉर्म ऑनलाइन और ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पर यूपीएससी और स्टेट पीसीएस को टारगेट करते हुए जो बैचेस हैं ये स्टार्ट कर दिए गए हैं, जिनका मीडियम हिंदी और इंग्लिश दोनों हैं। साथ ही साथ ये ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही मोड में अवेलेबल हैं। सो यदि आपको इनको ज्वाइन करना हो तो आप कॉल कर सकते हैं हमारी काउंसलिंग टीम को, जिसका कॉन्टैक्ट नंबर है 8264199959, ये दिया हुआ कॉन्टैक्ट नंबर। जब आप यहाँ पर कॉन्टैक्ट करेंगे तो हमारी काउंसलिंग टीम आपकी पूरी सहायता करेगी, और साथ में जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है ये आपको प्रोवाइड की जाएगी। साथ ही साथ यदि 2026 में आप अपना यूपीएससी का अटेम्प्ट दे रहे हैं तो यहाँ पर आपके लिए फ्री मेंटरशिप प्रोग्राम भी अवेलेबल है, आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए कोई भी एक्स्ट्रा कॉस्ट आपको पे नहीं करनी होगी। चलिए आते हैं टॉपिक पर, बैक टू टॉपिक आए। सो यहाँ पर एक बात याद रखो कि अब इसके बाद चालू होता है हमारे यहाँ ब्रेक इन मानसून, यानी कि कुछ समय के लिए आप देखोगे कि मानसून ठहरता है, या तो मानसून ठहरता है ये बोलें, या फिर इंडिया में आप देखेंगे कि जो विंटर सीजन है इसका आगमन होता है। क्यों होता है? क्योंकि आईटीसी जेट का जो मूवमेंट है ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की ओर होने लगा है। सो यहाँ पर लिखा हुआ है कि व्हाट हैपेंस इन अ ब्रेक ड्यूरिंग द एक्टिव मानसून पीरियड, यानी कि जून से सितंबर के बीच में रेन समटाइम्स स्टॉप्स फॉर अ फ्यू डेज, दिस इज कॉल्ड ब्रेक इन मानसून और मानसून ब्रेक। ठीक है, आपने देखा है कि ऐसा तो नहीं है कि कंटिन्यूसली जो बारिश है ये हो रही है, भाई बीच बीच में रुकती भी है ना ये। ठीक, दोपहर में रुक गई तो इसको नाम दिया जाता है क्या? मानसून ब्रेक। कई प्रकार का ये होता है। कॉजेज क्या है?
तो मॉनसून थ्रू ITCZ शिफ्ट नॉर्थवर्ड रेनफॉल अलोंग दी हिमालयन फुटहिल ड्राई कंडीशन इन द प्लेन्स, डेवलपमेंट ऑफ एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन, रिड्यूस मॉइस्चर सप्लाई फ्रॉम द अरेबियन सी। इट हैज बीन, ये यूपीएससी में पूछा गया है। इफेक्ट इसका क्या होता है? सो ड्यूरिंग अ मॉनसून ब्रेक रेनफॉल स्टॉप्स इन नॉर्थ इंडिया बट हैवी रेन कंटिन्यूस इन द Himalayan foothill and northeast. A long break can lead to drought condition. बात समझ में आया? कई एरिया में ड्रॉट की जो कंडीशंस हैं इनके लिए भी ये जिम्मेदार होता है। अब इसके बाद ऑल ओवर इंडिया में आपको देखने के लिए मिलेगा क्या कि भाई मॉनसून का अराइवल हो चुका है। मॉनसून के अराइवल के साथ ही इंडिया में आप देखेंगे सितंबर के आसपास, ठीक है, अक्टूबर के आसपास आप पाएंगे कि विंटर सीजन का अराइवल भी हो गया है। अब अर्थ में यदि आप देखो तो मैंने आपको बताया था कि भाई यह है हमारी अर्थ, और यदि इस अर्थ में आप देखते हैं तो यह है इक्वेटर लाइन, यह है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यह है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ITCZ यहां पर था तो हमने बोला था कि मॉनसून का अराइवल हुआ है। इक्वेटर पर चला गया तो हमने क्या नाम दिया कि भाई ये इक्वेटर पर मूव करते हुए आ गया, यानी कि अब जो हाई प्रेशर एरिया है, लो प्रेशर एरिया है, वो यहां पर फॉर्म होगा। इसके बाद ये चला गया है कैप्रिकॉर्न पर, और अब ITCZ यदि यहां पर है दैट मीन्स यहां पर लो प्रेशर जोन आपको देखने के लिए मिलेगा। तो जो प्रोसेस एक्चुअली में यहां पर लो प्रेशर जोन बनने पर फॉर्म हुई थी कि साउथ वेस्ट डायरेक्शन से मॉनसून एंटर किया था, वाया ऑस्ट्रेलिया से ये निकला था और फिर इंडियन ओशन के ऊपर से गुजरते हुए साउथ वेस्ट डायरेक्शन से ये एंटर किया था। यहीं पर याद रखिएगा कि एक्चुअली में होगा ये कि भाई इंडिया से भी, यानी कि ये वाला जो रीजन है जहां पर एक्सट्रीमली हाई प्रेशर विंड्स हैं, यहां से कुछ विंड्स निकलेंगी कोरियोलिस फोर्स के कारण। अब ये ऑस्ट्रेलिया में एंटर करेंगी और ऑस्ट्रेलिया में ये बारिश कराएंगी। इंडिया के सिनेरियो में ये इसलिए जरूरी हो जाता है बिकॉज कि ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट के ऊपर से गुजरती हैं। देखो ये हमारा इंडियन सब कॉन्टिनेंट ऊपर आता है तिब्बतियन प्लेट्यू, तिब्बत के पठार से होते हुए विंड्स आती हैं जो जिनको हम कहते हैं रिट्रीटिंग मॉनसून या फिर लौटता मॉनसून। डायरेक्शन क्या होता है? नॉर्थ ईस्ट से ये साउथ वेस्ट की ओर चलती है, पूरे हिमालय को ये क्रॉस करती हैं, बे ऑफ बंगाल के ऊपर से एंटर करती हैं, और होता यह है कि तमिलनाडु वाला जो एरिया है कोरोमंडल कोस्ट का, यहां पर ये रेनफॉल कराती हैं। गेटिंग माय पॉइंट? इसको नाम दिया जाता है रिट्रीटिंग मॉनसून। रिट्रीटिंग मॉनसून विथड्रॉल अक्टूबर से नवंबर के बीच में ये होता है। सो यहां पर इन सितंबर द मॉनसून बिगिंस टू रिट्रीट फ्रॉम राजस्थान, विंड्स रिवर्स होती हैं, यहां पर साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स शिफ्ट टू द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन टुवर्ड्स द सी। अक्टूबर हीट यहां पर जनरेट होती है, द स्काई बिकम्स क्लियर बट ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर रिमेन्स हाई क्रिएटिंग अनकंफर्टेबल वेदर। तमिलनाडु में इसका इफेक्ट होता है, द रिट्रीटिंग विंड ब्रिंग मॉइस्चर फ्रॉम द बे ऑफ बंगाल एंड cause rainfall in Tamil Nadu. Getting my point? Now we continue. So यहां पर इसका इफेक्ट मैंने पूरा लिखा हुआ है, इसको एक बार आप पढ़ लीजिएगा। फिर इसके बाद विंटर मॉनसून भी इसी को हम कहते हैं, यानी कि बस एक बार याद रखो नॉर्थ ईस्ट मॉनसून जो आता है। Characteristics of the winter monsoon. In winter, a high pressure system forms over India, causing winds to blow from land to sea. This called the northeast monsoon. These are dry winds because they come from the mainland. However, when they pass over the Bay of Bengal, they pick up moisture. The coast of Tamil Nadu and Andhra Pradesh receives rainfall in October to December month. 70% of Chennai rainfall comes from this monsoon. ठीक है, तो यहां पर यूपीएससी में ये पूछा जा सकता है, इसको भी आप याद रखिएगा। नाउ आगे बढ़ोगे तो फिर इसके बाद याद रखना आता है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, यानी कि विंटर सीजन में यदि पेनिनसुलर इंडिया की आप बात कर रहे हो तो ऑल ओवर पेनिनसुलर इंडिया में विंटर सीजन में आपको बस किस एरिया में रेनफॉल मिलेगी? तो ये है कोरोमंडल कोस्ट। बट इसके अलावा आपने ये सुना होगा कि भाई पंजाब वाले एरिया में पलारी का प्रभाव आ गया है। पंजाब वाले एरिया में बिन मौसम बारिश होने के कारण जो टेम्परेचर है इसमें बदलाव आ गया है। पलारी का जलाए जाने से इसका जो इफेक्ट है, यानी कि ठंड के समय जो मॉइस्चर है ये बढ़ जाने से दिल्ली के एरिया में पॉल्यूशन कॉज हो रहा है। पंजाब हरियाणा वाले रीजन में रेनफॉल हो रही है। शिमला वाला जो रीजन है, जैसे अभी आपने ठंड में देखा होगा कि जो शिमला है यहाँ पर स्नोफॉल हुई थी,
ये क्यों होती है? ये सब कुछ होता है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कैसे कॉज होता है या फिर कैसे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कैसे ट्रिगर होता है, ये भी जरा जानना इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो याद रखो कि एक्चुअली में जब आप नॉर्थ ईस्ट इंडियन जब आप वेस्टर्न पार्ट में देखेंगे तो आपको वेस्टर्न पार्ट में एक सी देखने के लिए मिलेगा बाय द नेम ऑफ मेडिटेरेनियन सी। इस मेडिटेरेनियन सी में एक चक्रवात उत्पन्न होता है और ये जो शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात होता है, ये दो अलग अलग विंड्स के टकराने से ये चक्रवात फॉर्म होता है। और जब ये चक्रवात फॉर्म होता है इसको क्या कहा जाता है? एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन। ठीक है, सो यहां पर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस इज एन एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन दैट ओरिजिनेट इन द मेडिटेरेनियन सी एंड मूव फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। मेडिटेरेनियन सी कहां है? वेस्ट में, ईस्ट में इंडिया है। रीचिंग द नदर्न पार्ट ऑफ इंडिया। अब यदि नदर्न पार्ट ऑफ इंडिया की आप बात कर रहे हो, दैट मीन्स ये कुछ इस प्रकार का आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, कुछ इस प्रकार का। इसमें हिमालयन रीजन भी है और इसमें आप देखोगे कि भाई ये है हमारा हिमालयन रीजन, यहां पर आप देखोगे कि ये है हमारा नॉर्थ इंडिया, यहां से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रहा है और ये कुछ इस प्रकार से ऐसे ये एंटर कर रहा है। आप जरा देखिएगा कि हो क्या रहा है। होगा ये भाई साहब कि एक ब्रांच जाएगी और ये प्लेन एरिया में रेनफॉल कराएगी, एक ब्रांच जाएगी जो कि एक्चुअली में माउंटेन एरिया पर स्नोफॉल कराएगी। सो यहां पर याद रखो कि इट ट्रेवल विद द वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम, इसी को कहा जाएगा मोस्ट एक्टिव बिटवीन दिसंबर टू मार्च, कॉज विंटर रेन एंड स्नोफॉल इन पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश एंड जम्मू कश्मीर, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर रबी क्रॉप्स, वीट और मस्टर्ड के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मानी जाती है। दैट इज वाई मैंने बोला था कि नेचर बहुत ज्यादा स्मार्ट है, इसने कुछ भी बिना सोचे समझे नहीं बनाया। ये रोल ऑफ द हिमालयास एंड तिब्बतियन प्लेट्यू क्या है इसमें? यानी कि जब भी ये जेट स्ट्रीम आती है, मानसून आता है, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल जिसका होता है वो है हिमालय तिब्बतियन प्लेट्यू का। हिमालय का क्या रोल है? द हिमालयास प्रिवेंट मानसून विंड्स फ्रॉम मूविंग नॉर्थवर्ड, कॉजिंग द विंड्स टू rise and produce heavy rainfall. They also block cold wind from Central Asia. सेकेंड बात आती है कि तिब्बतियन प्लेट्यू जो है ये हीट को सोर्स है। ड्यूरिंग समर द तिब्बतियन प्लेट्यू बिकम्स एक्सट्रीमली हॉट एंड क्रिएट्स लो प्रेशर इन द upper atmosphere. This generates the tropical easterly jet stream and strengthen the monsoon. मॉनसून सर्कुलेशन कंट्रोल का भी अहम रोल है कि विदाउट दिस टू जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर्स द इंडियन मॉनसून वुड नॉट बी दिस पावरफुल। दे आर द मॉनसून गार्जियन, इनको नाम दिया जाता है। आफ्टर ऑल जेट स्ट्रीम के बारे में यहाँ पर मेंशन है, इसको आप देख लेना। कितने प्रकार की जेट स्ट्रीम है यहाँ पर मैंने बताया हुआ है कि यह है ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम, एक आता है वेस्टर्न जेट स्ट्रीम, एक आता है ईस्टर्न जेट स्ट्रीम और एक है इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन पर चलने वाला, यानी कि एक और आती है जिसको हम पोलार जेट स्ट्रीम का नाम देते हैं। अब यहां पर याद रखो कि वो कंपोनेंट जो कि इंडियन मॉनसून को बहुत ज्यादा अफेक्ट करते हैं, इसमें एक तो आता है क्या? जेट स्ट्रीम, एंड द सेकेंड वन इज ये है हमारा एल नीनो एंड ला नीना। एल नीनो और ला नीना की यदि बात करोगे तो याद रखो कि एल नीनो साल 2026 में, कब? 2026 में ये बात कही जा रही है कि भाई एल नीनो आने के कारण यहां पर जो रेनफॉल है ये कम होगा, यानी कि 2026 में एल नीनो की स्थिति रहेगी। और इसीलिए यदि आप देखें तो इंडियन गवर्नमेंट ने अपने बजट में भी ड्रॉट से निपटने के लिए जो एक प्रकार का क्या है पैसा है ये तैयार किया है कि भाई, यानी कि एक अमाउंट रखा है भाई, ताकि यदि मान लीजिए ड्रॉट की स्थिति पैदा हो तो उससे निपटा जा सके। सो यहां पर याद रखो ENSO, एल नीनो सदर्न ऑस्सिलेशन, इज अ ग्लोबल फिनोमिना लिंक्ड टू चेंज इन सी सरफेस टेम्परेचर, SST इसको कहा जाता है, इन द पैसिफिक ओशन दैट डायरेक्टली अफेक्ट द इंडियन मॉनसून। एल नीनो एंड ला नीना ये दो प्रकार की एक्टिविटी हैं, दो प्रकार की प्रोसेस हैं। याद रखो एल नीनो और ला नीना एक लोकल एरिया में घटित होने वाली घटना है, बट इसका जो इंपैक्ट है ये ग्लोबली पड़ता है। बात समझिए, क्या पड़ता है? ग्लोबली पड़ता है। सुना मेरी बात, मैंने कहा कि लोकल एरिया में घटित होने वाली जो घटना है ये किस प्रकार से ग्लोबल लेवल पर अपना इंपैक्ट डालती है। यानी कि यदि मान लीजिए भारत में ला नीना की कंडीशन पैदा हुई है तो आप देखोगे कि भाई ऑस्ट्रेलिया वगैरह में भी इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट आपको देखने के लिए मिले हैं।
जब भारत में लानीना की स्थिति है तो उस टाइम ऑस्ट्रेलिया में जो फॉरेस्ट फायर है ये कम हुआ है। भारत में यदि एल नीनो की कंडीशन है तो ऑस्ट्रेलिया में फॉरेस्ट फायर की जो इंटेंसिटी है ये बढ़ जाती है। कैलिफोर्निया में फ्लड आ जाती है। आटाकामा डेजर्ट की जो एक यहाँ पर फ्लड आती है। यहाँ पर आटाकामा डेजर्ट के आसपास जो बर्ड्स आती हैं उनका माइग्रेशन हो जाता है, ठीक है, ये नहीं आ पाती हैं। और इवन यहाँ पर जो इकोनॉमी है इस पर भी आपको इम्पैक्ट देखने के लिए मिलेगा। ये होता क्यों है इसके बारे में हम जरा डिस्कस करेंगे। ध्यान से मेरी बात सुनिएगा कि एक्चुअली में हो क्या रहा है। मैं यहाँ पर एक मैप पुट करता हूँ और उस मैप के अकॉर्डिंगली मैं आपको समझाना चालू करता हूँ। अच्छा, मैप पुट करूँ उससे पहले मैं यहाँ पर लिख ही देता हूँ कि आपने एक सिंपल सा फंडा ये देखा होगा कि भाई यदि कोई भी कॉन्टिनेंट है, कोई भी कॉन्टिनेंट, तो इस कॉन्टिनेंट का जो वेस्टर्न पार्ट रहेगा, इस यानी कि ये कॉन्टिनेंट कहाँ पर लोकेट होना चाहिए, जो ट्रॉपिकल एरिया है यहाँ पर आपको ये कॉन्टिनेंट मिलना चाहिए। ट्रॉपिकल एरिया में लोकेट कॉन्टिनेंट के वेस्टर्न पार्ट में आप देखोगे कि जनरली आपको डेजर्टिफाइड एरिया देखने के लिए मिल रहा है, पहली बात। और दूसरी बात है कि यदि आप ईस्टर्न पार्ट में देखेंगे तो यहाँ पर आपको जनरली जो एवरग्रीन फॉरेस्ट हैं जिनको नाम दिया जाता है रेन फॉरेस्ट का, ये दिखाई देते हैं। अब देखो होता क्या है, ये होता क्यों है, सबसे बड़ी बात ये है। तो अभी मैंने आपको पीछे बताया था कि भाई जो ट्रॉपिकल एरिया होते हैं यहाँ आप देखोगे कि ट्रेड विंड, एक प्रकार की लोकल विंड्स हैं, ये चलती हैं। इन ट्रेड विंड्स के कारण आप देखोगे कि अलग अलग प्रकार की एक्टिविटी होती है, अलग अलग प्रकार की प्रोसेस होती है। उन्हीं में से एक है रेन फॉल, ठीक, उन्हीं में से एक है रेनफॉल। अब होता यह है कि इनका जो डायरेक्शन है ये ईस्ट टू वेस्ट होता है। कैसा? ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में ये चल रही है। और जब इनका डायरेक्शन ईस्ट टू वेस्ट है, दैट मीन्स यदि मान लीजिए कोई भी कॉन्टिनेंट है, कोई इस प्रकार से ये कॉन्टिनेंट है, तो इस कॉन्टिनेंट में से यदि मान लो ये इक्वेटर, ये कैंसर और ये कैप्रिकॉर्न पास हो रही हैं, और यहाँ पर एक प्रकार से ठंडी गर्म जलधारा और यहाँ पर आपको ठंडी जलधारा देखने के लिए मिलती है। एक कॉमन सा फंडा आपने पढ़ा होगा कि यदि एक महाद्वीप है तो एक महाद्वीप के पूर्वी भाग में आपको गर्म जलधारा और पश्चिम भाग में ठंडी जलधारा का निर्माण देखने के लिए मिलता है। वाई? एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन सी सरफेस का टेम्परेचर। कैसे? तो भाई आपको ये बात पता है कि जो लैंड एरिया है ये कंपैरेटिवली जल्दी गर्म होते हैं और जल्दी ठंडे होते हैं। किसके कंपैरिजन में? जो वाटर बॉडीज होती हैं या फिर जो ओशनिक पार्ट होता है इसके कंपैरिजन में ये जल्दी गर्म और जल्दी ठंडे होते हैं, बिकॉज ये ट्रांसपेरेंट नहीं होते। इनका कम ही एरिया गर्म करना होता है और साथ में ओशन में जो ट्रांसपेरेंट यानी कि जो पानी होता है, पानी के अंदर सन रेज कई मीटर तक एंटर कर जाती हैं, जिसको जहां तक ये एंटर करती हैं उस एरिया को नाम दिया जाता है फोटेक जोन का। किसका नाम? फोटेक जोन का इनको नाम दिया जाता है। अब मेरी बात समझना चालू करूं कि एक्चुअली में हुआ ये कि भाई लैंड एरिया जल्दी गर्म और जल्दी ठंडा हुआ, ओशन देर से गर्म और देर से ठंडा हुआ। लैंड एरिया यदि गर्म है तो सी से कहां पर आएंगी विंड? लैंड की ओर आएंगी, तो सी से लैंड की ओर आ गई। अब यदि ये विंड स्ट्रांग है तो ये विंड स्ट्रांग होने की कंडीशन में जो वेपराइजेशन की प्रोसेस हो रही है उस वाटर वेपर को ये लैंड एरिया की ओर पुश करेंगी। और जब ये लैंड एरिया की ओर पुश कर रही हैं तो लैंड एरिया पर फिर क्या होगा? ये विंड गर्म होकर ऊपर जाएंगी। ऊपर जाने पर टेरेस्ट्रियल रेडिएशन के कारण इनका टेम्परेचर कम होगा। टेम्परेचर कम होने के कारण यहाँ पर क्लाउड फॉर्मेशन होगा और आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड ये रेनफॉल कराएंगी। बात समझे? तो यहां पर याद रखो कि एक्चुअली में यदि कोई भी विंड एंटर कर रही है ईस्टर्न पार्ट से तो ये अपने साथ सी सरफेस टेम्परेचर के हाई होने के कारण जो वाटर वेपर है ये लेकर एंटर कर रही है, और इसके एंटर करने के कारण अब ये वाटर वेपर गर्म हो रही है, हल्की होकर ऊपर जा रही है, ठंडी होकर कंडेंसेशन कर रही है। जो वाटर वेपर है ये वाटर ड्रॉपलेट्स में चेंज हो रही है और इसके कारण रेनफॉल कॉज हो रहा है। सिंपल सी बात है कि हो गया भाई। और इसके कारण जो ईस्टर्न पार्ट है यहां पर, जैसे लाइक यदि ये कोई कॉन्टिनेंट है तो इस कॉन्टिनेंट का जो ईस्टर्न पार्ट है यहां पर एक्सट्रीम रेनफॉल होगा। और ये जो एक्सट्रीम रेनफॉल होगा इसीलिए यहां पर आप देखोगे कि यहां बड़े बड़े जो ट्री कैनोपी वाले वन हैं उनका निर्माण हुआ है। अब जैसे जैसे ये विंड्स आगे बढ़ेंगी तो वैसे वैसे आप देखोगे कि एवरग्रीन फॉरेस्ट, डेसिडियस फॉरेस्ट, ग्रासलैंड एरिया वेस्टर्न पार्ट में पहुंचकर इसकी जो ह्यूमिडिटी है, जो मॉइस्चर है, इसमें खत्म हो जाएगा।
और चूंकि यहां पर मॉइस्चर अब नहीं बचा है, इसलिए ये बिल्कुल रेनफॉल नहीं कराएंगे। जनरली देखा जाता है कि 5 सेंटीमीटर के आसपास इन्होंने रेनफॉल कराई। और इसीलिए एक ऐसा एरिया जहां पर कम रेनफॉल होती है, वहां पर कंटिन्यूसली सूर्य का प्रकाश पड़ने के कारण वहां की जो मृदा है ये कणों में चेंज हो जाती है, और कणों में चेंज होने के कारण आप बोलते हैं कि यहां पर धूल युक्त मृदा पाई जा रही है, यहां पर बालू है, सैंड है, और इस एरिया को नाम दिया जाता है डेजर्टिफाइड एरिया। ठीक है, दैट इज कॉल्ड, यानी कि डेजर्टिफाइड एरिया का इसको नाम दिया जाता है। सो आप याद रखिएगा कि एक्चुअली में ये मेन कारण होता है कि एक भाग में आपको ठंडी जलधारा, एक भाग में आपको गर्म जलधारा मिल रही है, और इसीलिए ईस्टर्न पार्ट में आपको दिखाई दे रहे हैं सदाबहार वन, रेन फॉरेस्ट, और वेस्टर्न पार्ट में आपको दिखाई दे रहे हैं डेजर्टिफाइड एरिया। गेटिंग माय पॉइंट? अब ऐसा सभी जगह पर होता है। सो आप याद रखो कि अब होता ये है कि जो हमारा नदर्न हेमिस्फीयर वाला, सॉरी, जो हमारा साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट और साथ में ये एशिया महाद्वीप वाला एरिया है, इन दोनों के बीच में पैसिफिक ओशन है। यहां पर एक प्रोसेस होती है, यानी कि अब आप इस डायग्राम को देखना तो आपको क्लियर होगा कि भाई ये जो ऊपर वाली कंडीशन है ये नॉर्मल कंडीशन है, और ये वाली जो नीचे वाली कंडीशन है ये लानीना की कंडीशन है। बात समझे? यानी कि एक है एल नीनो और एक है लानीना। अब एल नीनो और लानीना की यदि आप बात कर रहे हो तो याद रखो हो क्या रहा है एक्चुअली में, बिल्कुल क्लियर फॉरवर्ड क्या हो रहा है, इस बात को जरा समझने की कोशिश करो। देखो, ये ऊपर वाला एल नीनो की कंडीशन है और ये नीचे वाला लानीना की कंडीशन है, यानी कि 2026 में क्या आने की बात कही जा रही है कि एल नीनो आएगा। ये क्यों है? अब मेरी बात सिंपल फॉर्म में समझना कि यह है साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट, यहां पर आता है साउथ ईस्ट एशिया और ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट वाला रीजन। आप याद रखो कि एक्चुअली में यहां पर डायरेक्शन में आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। सो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट से जो विंड्स एंटर कर रही हैं ईस्टर्न पार्ट से, इसके ये वेस्टर्न पार्ट से जब बाहर निकल रही हैं, तो यदि मान लीजिए ये ट्रेड विंड वीक है तो ये साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के वेस्टर्न कोस्ट पर मौजूद जो जल है, जो पानी है, सी सरफेस टेम्परेचर हाई वाला जो पानी है, इसको आगे ये पुश नहीं कर पाएंगी। और जब इसको आगे पुश नहीं कर पाएंगी तो इस कंडीशन में एक्चुअली में जनरल कंडीशन जो होती है कि एशिया कॉन्टिनेंट के ईस्टर्न पार्ट में, ठीक है, जो वार्म वाटर कलेक्ट होता है वो नहीं हो पाएगा। और इसीलिए याद रखो कि साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के वेस्टर्न पार्ट में आपको हाई प्रेशर एरिया, और साथ में यहाँ एशिया कॉन्टिनेंट और यहाँ ऑस्ट्रेलिया के ईस्टर्न कोस्ट पर आपको नहीं, यहां पर साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में लो प्रेशर एरिया और यहां पर हाई प्रेशर एरिया मिलेगा। और विंड्स ऑलवेज ब्लो फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। सो विंड्स ऑस्ट्रेलिया से चलते हुए दक्षिण अमेरिका कॉन्टिनेंट की ओर जाएंगी। इस कंडीशन में होगा क्या? इस कंडीशन में होगा ये कि इस सर्कुलेशन को नाम दिया जाएगा वॉकर सर्कुलेशन सेल। और इसके कारण याद रखिएगा कि जो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट वाला रीजन है, यहां पर एक्सट्रीमली रेनफॉल होगी। एक्सट्रीमली रेनफॉल होने के कारण यहाँ पर जो अटाकामा डेजर्ट है यहाँ फ्लड आएगा, और इसके कारण जो यहाँ ऑस्ट्रेलिया वाला सेक्शन है यहाँ फॉरेस्ट फायर होगा, बिकॉज यहाँ पर अप्रॉक्स से कम रेनफॉल हो जाएगा। साथ में इसी समय जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है यहाँ पर आ रहा होगा क्या, ये अपना इंडियन मानसून इंटेंसिफाई नहीं हो पाएगा। और इंडियन मानसून के इंटेंसिफाई ना हो पाने के कारण हम बोलेंगे कि ड्यू टू एल नीनो की कंडीशन इंडियन ओशन या फिर इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आपको ड्रॉट की कंडीशन देखने के लिए मिल रही है। गेटिंग माय पॉइंट? सेकेंड पॉइंट इज कि अब आता है लानीना। लानीना इसका अपोजिट है कि यदि साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट से विंड्स एंटर करती हैं और इनकी पावर अच्छी है, तो ये साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के वेस्टर्न पार्ट में जो पानी है या फिर जो सी सरफेस का पानी है, इसको आगे ये पुश करती हैं। इनके आगे पुश करने के कारण एक्चुअली में साउथ अमेरिका, ये एशिया कॉन्टिनेंट के ईस्टर्न पार्ट में ये पानी एकत्र होता है, जिसके कारण सी सरफेस टेम्परेचर यहाँ पर वार्म हो जाता है, यानी कि सी सरफेस टेम्परेचर बढ़ जाता है। ड्यू टू इंक्रीजमेंट ऑफ सी सरफेस टेम्परेचर, जो प्रेशर है यहाँ का लो हो जाता है, और इसी समय यहाँ का जो टेम्परेचर है ये हाई और प्रेशर, सॉरी, टेम्परेचर लो और प्रेशर हाई होता है कहाँ? सो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के वेस्टर्न पार्ट में टेम्परेचर हुआ हमारा लो और प्रेशर हो गया हाई, और ऑस्ट्रेलिया और एशिया कॉन्टिनेंट के ईस्टर्न पार्ट में टेम्परेचर हुआ हाई और प्रेशर हो गया लो। अब इस कंडीशन में हुआ ये कि विंड्स ब्लो फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, सो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट से एशिया और ऑस्ट्रेलिया की ओर ये विंड चलना चालू की।
जब ये ऑस्ट्रेलिया और एशिया की ओर आई तो अब टेम्परेचर हाई के कारण ये ऊपर गई, ऊपर जाने पर कंडेंसेशन हुआ, कंडेंसेशन के बाद यहां पर रेनफॉल कॉज हुआ। सो यहां पर एक वो जो वॉकर सर्कुलेशन था ये रिवर्स फॉर्म इसका बना, और इसी कारण से आप जरा देखना कि जो ऑस्ट्रेलिया वाला रीजन था, ऑस्ट्रेलिया में यदि आप ईस्टर्न पार्ट में देखोगे तो आपको ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, एक माउंटेन रेंज देखने के लिए मिलेगी। इट इज ऑल्सो अ यंग फोल्डेड माउंटेन। सो इस यंग फोल्डेड माउंटेन का जो ईस्टर्न कोस्ट है या फिर ईस्टर्न जो स्लोप है, इसको ये हिट करेगी, इसके सारे विंड्स ऊपर उठेंगी, ऊपर उठकर फिर कुछ समय बाद ये रेनफॉल कॉज करेंगी, और इसके कारण एक्चुअली में ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कुछ इस प्रकार से का है, यानी कि वेस्टर्न घाट माउंटेन को आप उल्टा कर दो, यहां पर बनेगा क्या, विंडवर्ड स्लोप आगे जाएंगी, और यहां पर पूरे में ये रेनफॉल कराएंगे ही नहीं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का 90% 90 to 95% ऑफ एरिया एरिड माना जाता है, एरिड और सेमी एरिड। वाई? क्योंकि विंड्स आती हैं और ईस्टर्न घाट माउंटेन के ईस्टर्न पार्ट से ही टकराती हैं और यहां पर ये रेनफॉल करा देती हैं, वेस्टर्न पार्ट पूरा पूरा सूखा रह जाता है, ड्राई रह जाता है। इसी समय भारत में इंडियन मानसून आ रहा हुआ तो इंडियन मानसून हो जाएगा हमारा स्ट्रॉन्ग, यानी कि कई एरिया में जो फ्लड के जैसी कंडीशन है ये फॉर्म हो जाएगी, और इसीलिए कहा जाता है कि भाई एक लोकल एरिया पर घटित होने वाली जो घटनाएं हैं ये वैश्विक लेवल पर प्रभाव डालती हैं, यानी कि इसके कारण साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट भी प्रभावित होगा, इसके कारण हम भी प्रभावित होंगे, और इसके कारण सभी, इवन इंडियन इकोनॉमी, इवन जो आटाकामा डेजर्ट की इकोनॉमी है ये भी प्रभावित होगी। आटाकामा डेजर्ट की इकोनॉमी कैसे प्रभावित होगी मैं बता देता हूं कि आटाकामा डेजर्ट इज बेसिकली एक वार्म डेजर्ट है ये, और वार्म डेजर्ट में याद रखना कि शीतकाल के समय, ग्रीष्म काल के समय आप देखोगे कि मल्टीपल टाइप ऑफ जो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं इनका आगमन होता है, और इनके आगमन के साथ ही ये आते हैं यहां पर, और ये यहां पर अपना एक्सक्रेटा छोड़ते हैं। आप देखना कि जहां पर भी बहुत पक्षी आते हैं वहां पर उनका मल पड़ा रहता है, जैसे कबूतरों को आपने अक्सर देखा होगा, नॉर्थ इंडियन प्लेन में ये बहुत ज्यादा मिलते हैं। सो नॉर्मल सी ये बात है कि यदि पक्षी आएंगे तो आपको उनका एक्सक्रेटा भी देखने के लिए मिलेगा, और इनके एक्सक्रेटा से बनने वाली जो रॉक है इनको नाम दिया जाता है बर्ड ड्रॉपिंग रॉक। और ये जो बर्ड ड्रॉपिंग रॉक है एक्चुअली में ये एनपीके से बहुत ज्यादा रिच होती हैं, वही एनपीके जिसका हम बहुत अधिक मात्रा में यूज करते हैं हमारे यहाँ रासायनिक खाद और उर्वरक बनाने के लिए। एनपीके दैट मींस नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटास से ये रिच है, और जब नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटास से रिच ये रॉक है तो इन्हीं को हम ले जाते हैं, इन ये रॉ मटेरियल होते हैं किसका, जो ये अपना क्या होता है रासायनिक खाद और उर्वरक, उनके रॉ मटेरियल के तौर पर यूज किए जाते हैं। सो कहां जहां पर भी आपको माइग्रेटरी और साथ में जो रेसिडेंशियल बर्ड्स हैं ये देखने के लिए मिले, वहां पर आपको बर्ड ड्रॉपिंग रॉक्स जरूर मिलेंगी, और बर्ड ड्रॉपिंग रॉक मिल रही है दैट मींस कि ये रॉ मटेरियल है जो रासायनिक खाद और उर्वरक होते हैं उनका। इस पर यदि आप थोड़ा सा पानी डाल दें तो ये पूरी पूरी डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, पूरी पूरी नष्ट हो जाती हैं। याद रखना माय डियर फ्रेंड कि आटाकामा डेजर्ट वो डेजर्ट है जहां पर आपको ये बर्ड ड्रॉपिंग रॉक देखने के लिए मिल रही है। लोकेशन कहां पर है तो आटाकामा बेसिकली आता है चिले में, वहां पर जाकर आप इसको मार्क कर लेना, यहां पर बर्ड ड्रॉपिंग रॉक मिल रही है। और ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ बर्ड ड्रॉपिंग रॉक इट इज वेरी इसेंशियल, वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्लेस फॉर जो रासायनिक खाद और उर्वरक होते हैं उनके लिए। अब जब यहां पर अचानक से रेनफॉल हो गई, 5 सेंटीमीटर से 10 सेंटीमीटर के बीच में रेनफॉल होती है, 25 तक भी मान लो, अचानक से यदि यहां पर 5 सेंटीमीटर रेनफॉल हो रही है और 25 सेंटीमीटर रेनफॉल हो जाए तो फ्लड नहीं आ जाएगी क्या यहां पर? और फ्लड आती है, और दैट इज वाई कि आटाकामा डेजर्ट में ये जो पाई जाती है बर्ड ड्रॉपिंग रॉक ये पूरी पूरी डिस्ट्रॉय हो जाती है, पूरी की पूरी बह जाती है। और इसीलिए कहा जाता है कि जब रॉ मटेरियल ही खत्म हो गया तो हाउ इज दैट पॉसिबल कि अब वहां की जो इंडस्ट्री है ये रासायनिक खाद और उर्वरक का जो निर्माण है ये कर लेंगी, बिकॉज रॉ मटेरियल ही तो खत्म हो गया ना। तो इसका इंपैक्ट इकोनॉमी पर कैसे आया, ध्यान से मेरी बात सुनना कि रॉ मटेरियल इज वेरी इसेंशियल फॉर्म फॉर द इंडस्ट्रीज। यदि रॉ मटेरियल खत्म है तो इंडस्ट्री काम क्या करेगी, इंडस्ट्री डप होगी, बंद होगी, तो इसके कारण एम्प्लॉयमेंट कहां जाएगा भाई, जो लोग यहां पर काम कर रहे थे वो कहां जाएंगे, एम्प्लॉयमेंट नहीं बचेगा तो आप देखोगे कि एक्चुअली में जो जॉब्स हैं इनका हाहाकार मच गया है, जो पर्सन्स हैं अब ये जॉबलेस हो जाएंगे, और जॉबलेस होना दैट मींस डायरेक्टली इकोनॉमी को हिट करना। दैट इज वाई यहां पर मैंने कहा कि रॉ मटेरियल की खत्म होने पर इकोनॉमी भी इंपैक्ट करेगी। जो नेक्स्ट आता है यह है इंडियन ओशन डायपोल।
याद रखना कि एक्चुअली में इंडियन ओशन में जो ईस्टर्न एंड वेस्टर्न पार्ट है, यहां पर एक घटना घटित होती है। अब ये क्यों होती है, यानी कि ये इंडियन ओशन डायपोल बनता कैसे है, तो इसका आंसर है कि भाई किसी को नहीं पता ये कैसे बनता है, बट ये बनता जरूर है। देखना, इंडियन ओशन डायपोल क्या होता है, यहां पर पढ़ो। इंडियन ओशन डायपोल इज अ फिनोमिनन फॉर्म्ड बाय द डिफरेंस इन सी सरफेस टेम्परेचर बिटवीन द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडियन ओशन। एक होता है पॉजिटिव इंडियन ओशन डायपोल एंड एक होता है हमारा नेगेटिव इंडियन ओशन डायपोल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉजिटिव इंडियन ओशन डायपोल? सो वार्म वेस्टर्न इंडियन ओशन, देखो पॉजिटिव इंडियन ओशन डायपोल का मतलब क्या है कि जो वेस्टर्न ओशन है, ये जो वेस्टर्न इंडियन ओशन है, ठीक है, इसका जो कूलिंग है, ठीक है, प्लस कूल ईस्टर्न, हाँ, यहाँ का जो पार्ट है ये थोड़ा सा गर्म हो, यहाँ का जो पोर्शन है ये थोड़ा सा ठंडा हो और मोर मॉइस्चर हो, और इसके कारण इंडिया में मॉनसून जो रेनफॉल है ये बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। यानी कि पॉजिटिव का मतलब ये होता है कि वेस्टर्न पार्ट का गर्म होना और ईस्टर्न पार्ट का ठंडा होना, दैट मीन्स ये पॉजिटिव है। नेगेटिव इंडियन ओशन डायपोल का मतलब यह है कि जो ईस्टर्न पार्ट है ये गर्म होगा और जो वेस्टर्न पार्ट है ये ठंडा हो जाएगा, और इसके कारण इंडिया का जो मानसून है ये वीक हो जाएगा। ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है, जरा इसके बारे में भी हम बातचीत कर लेते हैं। देखो, यदि ईस्टर्न पार्ट यहां पर ये गर्म है तो बट ऑब्वियस सी बात है, यानी कि ये ठंडा है तो बट ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ का जो प्रेशर है ये लो होगा। यदि ये गर्म है, नहीं सॉरी, ईस्टर्न पार्ट यदि मान लीजिए यहाँ का जो टेम्परेचर है ये हाई है या फिर टेम्परेचर लो है, तो यहाँ पर जो प्रेशर है ये हाई होगा, और यहाँ पर यदि आप देखेंगे तो टेम्परेचर हाई और प्रेशर लो है, तो विंड्स क्या होंगी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चल जाएंगी। बात समझे। दूसरी बात है कि नेगेटिव में हमने बोला कि जो ईस्टर्न वाला पार्ट होगा, ये इंडिया है, ईस्टर्न वाला जो पार्ट होगा यहाँ पर एक्चुअली में टेम्परेचर थोड़ा सा ज़्यादा देखने के लिए मिले और प्रेशर इसके कारण लो मिले, ठीक है, और जो वेस्टर्न वाला पार्ट है यहाँ पर टेम्परेचर लो मिले और प्रेशर हाई मिले, तो विंड्स इस प्रकार से ब्लो कर जाएंगी। सो इंडियन ओशन डायपोल को ऑल्सो कॉल्ड इंडियन नीनो, इट कैन समटाइम्स न्यूट्रलाइज द नेगेटिव इफेक्ट ऑफ एल नीनो, यानी कि यदि दोनों एक साथ आए हैं तो इसका जो नेगेटिव इफेक्ट है इसको खत्म कर देता है। अब यहां पर याद रखो कि एक्चुअली में यह है यूपीएससी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन, जैसे कि यदि हम इंपॉर्टेंस ऑफ इंडियन मॉनसून की बात करें तो ये स्टेटमेंट के फॉर्म में प्रिलिमिनरी एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि जो इंडियन मॉनसून है ये एग्रीकल्चर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मोर देन 60% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन डायरेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म में, इवन डायरेक्टली फॉर्म में एग्रीकल्चर के लिए इसी पर डिपेंड है। जो खरीफ की फसल होती है, जैसे जिसमें राइस और मेज उगाए जाते हैं, ये पूरे मॉनसून पर डिपेंडेंट क्रॉप्स हैं। साथ में इकोनॉमी और जीडीपी के लिए भी एसेंशियल माने जाते हैं, बिकॉज कि यदि गुड मॉनसून अच्छा रहा तो इसके कारण जो क्रॉप यील्ड्स हैं ये बहुत ज़्यादा अच्छी होती हैं। रूरल डिमांड्स में ये बहुत ज़्यादा, यानी आपको इन्हांसमेंट देखने के लिए मिलेगा, जीडीपी ग्रोथ होगी। बट यदि वीक मॉनसून हुआ तो आपको देखने के लिए मिलती है महंगाई, और साथ में जो ट्रेड डेफिसिट है ये बिकॉज कि हमारे यहाँ उगाए जाने वाला जो अनाज है इसको हम वर्ल्ड वाइड सप्लाई करते हैं, वर्ल्ड के अलग अलग एरिया में इसको सप्लाई किया जाता है। फॉर यूपीएससी प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन जो मौसम नाम है ये इंपॉर्टेंट है, आईटीसी जेट, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, इंडियन ओशन डायपोल, एल नीनो, ला नीना, जेट स्ट्रीम, ये सब कुछ आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और यूपीएससी मेंस में ये जो टॉपिक है ये जीएस पेपर 1 में मॉनसून मैकेनिज्म डिस्ट्रीब्यूशन, और साथ में जीएस पेपर 3 में मॉनसून एंड क्लाइमेट चेंज, जो एनवायरमेंट, इकोलॉजी और डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में आप पढ़ते हो, उसके सिनेरियो में ये इंपॉर्टेंट है। आफ्टर ऑल याद रखना, यहाँ पर जो इंडियन ज्योग्राफी की सीरीज है उसका मैं एंड करता हूँ। अब आगे देखेंगे कि और किस टॉपिक पर वीडियो लाए जा सकते हैं। बाकी ये सीरीज आपके लिए यदि यूजफुल हुई हो तो आप इसको शेयर कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इस पर लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, बिकॉज कि आपका लाइक, आपका कमेंट, आपका शेयर ही हमें मोटिवेट करता है और ऐसे अधिक वीडियोस बनाने के लिए। चाणक्य आईएएस एकेडमी चंडीगढ़ ब्रांच के किसी भी बैच से ज्वाइन होने के लिए आप कॉल कर सकते हैं 8264199959, ये दिया हुआ कॉन्टैक्ट नंबर। जब आप इस पर कॉन्टैक्ट करेंगे तो हमारी काउंसलिंग टीम आपकी पूरी हेल्प करेगी और पूरा गाइडेंस देगी। पीडीएफ मैंने बता दिया है आपको कहाँ से मिलेंगे, आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।